आप सभी को शुभ संध्या। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी हिमाचल प्रदेश आप सभी विद्वत जनों का स्वागत एवं अभिनंदन करती है। सबसे पहले मैं आज के हमारे अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर गौतम शर्मा व्यथित जी के बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। हिमाचल में जिला कांगड़ा के गांव राज मंदिर नेरटी उपमंडल शाहपुर में श्री फकीर चंद दीक्षित के घर 15 अगस्त 1938 के दिन आपका जन्म हुआ। आपने 10वीं कक्षा तक गांव के स्कूल में पढ़ाई की। नवंबर 1957 में प्राइमरी टीचर बने। तत्पश्चात प्राइवेट छात्र रूप में बीए, एमए हिंदी करके 1970 में टीजीटी से स्कूल लेक्चरर और 11 जनवरी 1974 को गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर के हिंदी विभाग से प्रथम पीएचडी की उपाधि आपने प्राप्त की और मार्च 1974 में कॉलेज प्राध्यापक बने। 31 अगस्त 1996 को एसोसिएट प्रोफेसर के पद से आप सेवानिवृत्त हुए। तत्पश्चात 2 वर्ष जिला प्रशासन के साथ साक्षरता समिति के सचिव पद पर 2 वर्ष सनातन धर्म महाविद्यालय बढ़ो में प्राचार्य रहे। 2002 से 2007 तक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के रीजनल सेंटर धर्मशाला में गेस्ट फैकल्टी में प्रोफेसर और कुछ समय के लिए 2 बार केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में आप कार्यरत रहे। वर्ष 1989 से 91 के मध्य मानव संसाधन मंत्रालय की सीनियर फेलोशिप के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के लोक नाट्यों का आपने अध्ययन किया। वर्ष 1998-99 के मध्य हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति भाषा अकादमी की वरिष्ठ अधिछात्रवृत्ति पाकर कांगड़ा जनपद की पारंपरिक कलाओं का सर्वेक्षण अध्ययन किया। यदि हम साहित्य सृजन की आपकी बात करें तो अब तक कविता, कहानी, उपन्यास, एकांकी, लोक संस्कृति, लोक साहित्य, शोध, बाल साहित्य आदि में 50 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। 4 पुस्तकें आपने एनबीटी से और 1 साहित्य अकादमी दिल्ली से भी प्रकाशित की है। पंजाब हिंदी साहित्य अकादमी के माध्यम से 1987 में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति सम्मान, राष्ट्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा 2007 में हिमाचली भाषा साहित्य संस्कृति में विशेष योगदान हेतु भाषा सम्मान आपको दिया गया है। 2 बार हिमाचल प्रदेश भाषा कला संस्कृति अकादमी के प्रथम साहित्य पुरस्कार आपने प्राप्त किए हैं। अनेक साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा आप सम्मानित किए गए हैं। कर्मवीर शान हिमाचल, विद्या भास्कर आदि उपाधियों से आप अलंकृत हैं। वर्ष 1974 से कांगड़ा लोक साहित्य परिषद के संस्थापक निदेशक हैं। इसके माध्यम से कांगड़ा जनपदीय महिला लोक नृत्य झमाकड़ा को मंचीय स्वरूप देकर प्रांत, देश तथा विदेश में अनेक माध्यमों से प्रदर्शित किया। हिमाचल की पारंपरिक लोक नाट्य शैली भगत के सर्वेक्षण, प्रशिक्षण, संरक्षण, संवर्धन की दिशा में वर्ष 1975 से निरंतर कार्य, पुस्तक प्रकाशन, राज मंदिर परिसर नेरटी कांगड़ा में ग्रामीण कला विकास रंगमंच की वर्ष 1974 में स्थापना, रंग कर्म को प्रोत्साहन, बाल रंग प्रस्तुतियां। वर्ष 1978 से अब तक संस्कृति विभाग, भारत सरकार तथा संगीत नाटक अकादमी दिल्ली के आर्थिक सहयोग से 13 कांगड़ा जनपदीय लोक परंपराओं को लेकर आपने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है। 3 फिल्में बनाने में गीत संवाद, कलाकार संयोजन सहयोग, सुरभि तथा एपिक चैनल्स को सहयोग एवं भागीदारी भी आपने प्रदान की है। संप्रति आप हिमाचल प्रदेश भाषा कला संस्कृति अकादमी के मनोनीत सदस्य एवं हिमाचली भाषा के प्रतिनिधि सदस्य हैं। पुस्तकालय की स्थापना राज मंदिर नेरटी के परिसर में करके 1500 पुस्तकें तथा साहित्य संबंधी पत्रिकाएं आदि भेंट कर संचालन कर रहे हैं। मुझे हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी के सचिव डॉक्टर कर्म सिंह जी के माध्यम से डॉक्टर गौतम शर्मा व्यथित जी से बात करने का आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत। धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर
शुक्रिया। अब मैं डॉक्टर गौतम शर्मा व्यथित जी के जीवन, साहित्य और इनकी सांस्कृतिक एवं सामाजिक जो भूमिकाएं रही हैं, उनके बारे में संक्षेप में बात करने जा रही हूँ। सर, सर्वप्रथम मैं आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी साहित्यिक यात्रा कब से और किस तरह से शुरू हुई है? सर। आशा भंडारी जी, स्वागत। साथ ही प्रदेश अकादमी का भी धन्यवाद कि आज हम इस मंच के माध्यम से अपने श्रोताओं और दर्शकों से रूबरू हो रहे हैं। आपके प्रश्न में जो कुछ भी मैं समझता हूँ संक्षेप में बताने का प्रयास करूंगा। मेरा साहित्य सृजन जो है वो वर्ष 1957 से शुरू हुआ, जब मैं प्राथमिक अध्यापक बना और एक पहाड़ी गांव में मुझे अकेले रहने का मौका मिला। 5 वर्ष में वहां रहा और इस मध्य मुझे वहाँ की संस्कृति, वहाँ की प्रकृति, वहाँ के लोग जीवन, उनको सबसे निकटता से देखने का अवसर मिला और एकांत में रहते हुए स्वाभाविक था कि मुझे प्रकृति से स्नेह हो गया और उस वक्त मेरे भीतर से जो थे वो अपनी भाषा में, कांगड़ी, हिमाचली में और हिंदी में गीत और कविताओं का प्रस्फुटन जो है वो आरंभ हुआ। और ये वही समय था, उस समय मेरे मित्र जो धर्मशाला के निकट के निवासी थे, विद्याकांक्षी प्रीतम जी, जो बाद में आपके अपर हिमाचल रोड चिड़गांव सुधांशु में जाकर के वो में जो है वो वहाँ रहे और आजकल उनका परिवार वहीं रहता है। उनका मेरे जीवन में उस समय, यानी मैं कहूँगा कि 1957 से लेकर के लगभग 80 तक उनके साथ मेरा बहुत ही पत्राचार रहा। और उनके उस समय जो 1957 में मुझे पत्र आते थे, उनकी जो पृष्ठ संख्या थी वो लगभग 20 पृष्ठों से लेकर के तो 40 और 50 पृष्ठों तक भी होती थी, काफी की। कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि उन दिनों धर्मशाला में एक साहित्य सभा थी और उसके वो सचिव थे। तो वहां से जब वो हमारे गांव में आते थे, उनके मामे यहाँ थे, तो बड़े गांधीवादी विचारधारा के थे वो और बड़े सादे ढंग से, बड़ी सौम्य और बड़ी ही सुडौल शरीर था उनका। तो मैं उनके जीवन से, उनके व्यक्तित्व से बहुत ही प्रभावित हुआ और मुझे आरंभ में उनसे कविता सृजन का, साहित्य की ओर प्रवृत्त होने का जो है वो एक प्रेरणा मिली। मैं उनका हृदय से आज भी उनकी जहाँ कहीं भी आत्मा है उनको स्मरण करता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे हिंदी साहित्य लेखन और हिंदी साहित्य के अध्ययन के प्रति प्रवृत्त किया, उसकी ओर उन्मुख किया। जी, बहुत बढ़िया सर, आपकी साहित्यिक यात्रा काफी रोचक रही है। और कोई विशेष व्यक्ति जो प्रेरक या सहायक रहा हो, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? ऐसा है कि उनके बाद मैं जब नेरटी स्कूल में आ गया एज ए जेबीटी, ये 1964 की बात है, तो उन दिनों यहाँ पर जो उस समय चंडीगढ़ में जो फाइनेंशियल कमिश्नर थे डॉक्टर MS रंधावा, वो एक दौरे पर आए और शाहपुर के रेस्ट हाउस में वो ठहरे थे और उस समय उनका मिशन था कांगड़ा की चित्रकला का सर्वेक्षण करना और कांगड़ा के जितने भी यहाँ के लोग गायक थे उनसे मिलना, क्योंकि उन दिनों जो है वो आकाशवाणी जालंधर से पर्वत की गूंज कार्यक्रम जो था वो शुरू हो रहा था। तो उनसे वहां पर रैत के उस समय जो हमारी ब्लॉक समिति के चेयरमैन थे पंडित बख्शी राम जी, धर्मशाला जो एडवोकेट थे, तो उनको शायद याद आई तो उन्होंने मुझे जो है वो चाहा कि मैं उनसे मिलूं। वो आए अपनी गाड़ी लेकर के और मुझे स्कूल में मिले कि आप चलो, आप शाहपुर में जो एक बड़े साहब आए हैं उनसे आपकी भेंट कराते हैं, वो आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। तो पहले तो मैंने आनाकानी कर दी, लेकिन बाद में जब उन्होंने कहा और मैंने भी कहा कि अवसर विशेष का लाभ लेना चाहिए, तो मैं उनके साथ वहां गया। रंधावा, MS रंधावा एक बहुत ही बड़ी व्यक्तित्व रहा जिन्होंने कांगड़ा कलम को, कांगड़ा चित्रकला को विश्व ख्याति दिलाई
उनका जो व्यक्तित्व था उसको देख करके मैं बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने मेरे से बात की कि क्या करते हो, तो मैंने कहा अभी अध्यापक हूँ। तो कहते गाते हो, मैंने कहा हाँ गुनगुना लेता हूँ कभी कभी। अपने जो कांगड़ी के जो लोकगीत हैं उनकी तर्जों के ऊपर मैं कविता और गीत उस समय लिखा करता था। तो उन्होंने मुझे कहा कि वो सुनाओ। तो मैंने उनको कहा कि मैं भला मियाँ मैनेजर आ रहा है बिच बंगलू तेरा, इस तर्ज के ऊपर आपको एक गीत सुनाता हूँ। वो बड़े खुश हुए और खुश हुए, उन्होंने कहा कि सुनाओ। तो मैंने उनको सुनाया। कहते और सुनाओ। एक गीत मैंने और सुनाया उनको। कहते और भी है। तो मैंने कहा हाँ, एक मैंने उस समय नेहरू जी का जो है वो देहांत हुआ था, तो मैंने उस पर भी एक गीत बनाया था। तो उनको सुनाया तो वो बहुत प्रसन्न हुए। और उन्होंने उस समय SS शशि जो वहाँ के रिकॉर्डिंग करने के लिए आकाशवाणी जालंधर से आए हुए थे, उनको कहा कि मंच लगाओ और आप इनको बाहर जो है सभा में रिकॉर्ड करेंगे और जनता को सुनाएंगे। तो वहाँ आयोजन हुआ, उसमें मैंने गीत सुनाए। वो बड़े प्रभावित हुए, उठे। उन्होंने मुझे जो है वो शाबाशी दी। और तत्कालीन जो डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा मिस्टर जैन साहब थे, उनको कहा कि टेक केयर ऑफ दिस बॉय। मैं समझता हूँ कि वो घटना मेरे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जिसने मुझे एक अच्छे अधिकारी के साथ जिला कलेक्टर से मिलाया। और उसके बाद मेरा जो है वो परिचय अपना आप जो था वो बढ़ता चला गया, मेरा हौसला खुल गया। और जहाँ कहीं भी किसी कार्यालय में मैं जाता था, तो मुझे किसी कार्य में भी किसी प्रकार का भी कोई तकलीफ जो है, मुश्किल जो है वो नहीं आती थी। तो मैं समझता हूँ कि दूसरा व्यक्तित्व मेरे जीवन में डॉक्टर MS रंधावा का जो है वो रहा। और इसी के साथ मैं उनको भी स्मरण करना चाहूंगा, स्वामी विजयशील जी को। स्वामी विजयशील हमारे घर में जो है वो 1942 से लेकर के और लगभग 1956 तक रहे। तो वो गांधीवादी विचारधारा के थे और यहाँ पर महिला शिक्षा के प्रचारक थे। उन्होंने अपने बलबूते पर ही यहाँ पर 13 कन्या पाठशालाएं हमारी तहसील कांगड़ा में खोली। और यही कारण रहा कि तहसील कांगड़ा में महिला जो साक्षरता का दर उस समय जो है वो काफी बड़ा था। आप हैरान होंगे कि 1949 में 49 में जब डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स ने यहाँ स्कूल की जो उनके द्वारा स्कूल चलाया जा रहा था पुत्री पाठशाला नेरटी, उसकी इंस्पेक्शन की थी। तो उसमें उस वक्त 125 जो है वो छात्र थे, जिनमें 104 जो थी वो लड़कियां थी और बाकी लड़के। उसका मैंने वो जो रजिस्टर है वो अभी भी आपने संभाल करके अपनी पुस्तकालय में रखा है। तो वो भी उनके व्यक्तित्व ने मुझे बचपन में बहुत प्रभावित किया। इसी साथ मेरे दादाजी और मेरी माता जी तो बहुत ही मेरे लिए एक आदर्श आदर्श रही हैं, जिनका मैं बहुत ऋणी हूँ। तो ऐसे व्यक्तित्व जो मेरे जीवन में आए। मेरी बहन कृष्णा जो कि बड़ी बहन थी, उसने भी मुझे आगे बढ़ने में बहुत बड़ा मेरा सहयोग दिया है। तो मैं बहुत ही आभारी हूँ, क्योंकि व्यक्ति बिना प्रेरणा के, बिना सहयोग के आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे उसको बचपन में माँ उसकी उंगली पकड़ करके चलना सिखाती है और बचपन में वो आशाओं के सहारे आगे बढ़ता है और बुढ़ापे में उसको जो है वो लगती या सोटी लेना पड़ती है। तो इस समय हमारी ये जो भी हमारी साहित्यिक यात्राएं हैं या वो है, इनको हम बिना किसी सहारे के, बिना प्रेरणा के आगे नहीं बढ़ सकती। हाँ, एक मुझे और भी बात आ रही है याद, कि मैं स्मरण करना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से आज डॉक्टर चंद्रशेखर जी को। डॉक्टर चंद्रशेखर लालपुर खास इसमें जालंधर में थे और वही मेरे PhD के प्रेरक भी रहे और मार्गदर्शक भी रहे वो। और उनके अंडर ही मैंने जो है वो PhD का सारा काम किया। बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, बहुत ही अच्छा प्रभावित व्यक्तित्व था उनका। और मैं 3 साल उनके अधीन कार्य करता रहा। और मैं समझता कि पता नहीं क्या संबंध था उनके साथ हमारा, कि मैं जब भी कहीं कभी जाता था तो 4-4 5-5 दिन उनके घर रहता था। वो मेरे लिए अपना पुस्तकालय, अपना वो कमरा जो था वो विशेष कर उसको भी वो मुझे बता देते कि यहाँ रहो। लेकिन एक बात मैं आशा जी कहना चाहूंगा दर्शकों के सामने, अपनी मैं कमी जो है उसको भी मैं बता देना चाहता हूँ, कि पहली बार जब उन्होंने मुझे कहा कि क्या लिख करके लाओ सुनाओ, जब मैं सुनाने लगा तो एकदम दूसरे वाक्य के बाद ही उन्होंने रोक दिया। और उन्होंने मुझे कहा कि व्यथित भाई, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप अपना भाषा का जो संस्कार है उसको ग्रहण करो, अपनी भाषा की
जो उच्चारण है, भाषा का जो लेखन है या अभिव्यक्ति का जो कौशल है उसको प्राप्त करूं। मैं लज्जित तो हुआ और कई दिन मैं उनके साथ क्या कहते हैं बातचीत भी नहीं कर पाया, लेकिन मैं सच कहता हूं कि मुझे उससे बहुत प्रेरणा मिली और मैंने बहुत कुछ सीखा। और वो मुझे तब काम आया जब मुझे नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया से असाइनमेंट मिली कि हिमाचल प्रदेश लोक संस्कृति और साहित्य पर पुस्तक लिखने की। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा आश्चर्य था वो कि कहाँ नेशनल बुक ट्रस्ट और कहाँ मैं नेटी गांव में रहने वाला एक व्यक्ति। उस समय मैं धर्मशाला कॉलेज में था। तो असाइनमेंट जब मिली तो मैं बड़ा चकित हुआ। पहले मैं सोचा इसको अपनाऊं ना अपनाऊं, फिर मन किया कि अपना लेता हूं। मैंने काम करना शुरू किया और जब मैंने उनको पहला चैप्टर भेजा और जब वो चैप्टर लौट करके मेरे पास आया तो उसमें मुझे अपनी नीली या काली स्याही नहीं दिखाई देती थी, बल्कि जो लाल स्याही थी उसमें मुझे नजर आई। और फिर मैंने अपने मन में सोचा कि ये तो बहुत बुरी बात है, ये तो काम मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन्होंने कुछ जो अपने निर्देश दिए थे, व्याकरण के निर्देश दिए थे, वाक्य विन्यास के दिए थे, वो मैं समझ रहा था मेरे लिए बहुत चुनौती थी। लेकिन बाद में मेरे मन में एक ध्यान आया कि जिस व्यक्ति ने मेरा नाम वहां पर दिया होगा ट्रस्ट में, वो व्यक्ति क्या सोचेगा, उसका मुझे कोई पता नहीं था। लेकिन फिर मैंने कुछ 6 महीने बाद फिर मन बनाया और फिर मैंने लिखना शुरू किया। और आशा जी, ये बड़े गौरव की बात हुई कि वो 1980 में जो था वो मैंने असाइनमेंट अपनी पूरी कर दी और 1980 में वो पुस्तक जो है प्रकाशित हुई, हिमाचल प्रदेश लोक संस्कृति और साहित्य। तो बाद में मुझे पता चला कि श्री वल्लभ डोभाल ने शायद उनके वहां पर वो डॉक्टर वहां पर थी वो सिसोदिया सिसोदिया जी, तो उनसे उन्होंने कभी बात चली होगी तो कह दिया उन्होंने कि हिमाचल से हमने किताब लिखानी है, तो किसी का नाम रिकमेंड करो। तो उन्होंने मेरा नाम जो था वहां सुझा दिया था। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। और डोभाल जी का, वल्लभ डोभाल जी का भी जो बहुत बड़े कथाकार हैं, आजकल दिल्ली में रहते हैं, उन दिनों वो धर्मशाला में थे। तो मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े शीर्ष संस्थान, प्रकाशन संस्थान तक पहुंचाया। उससे मुझे ख्याति भी मिली और उस पुस्तक का मिलान पांडे ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। और वहां से उसके बाद जो है वो 3 और किताबें, 4 जो हैं अभी पीछे ही हिमाचल के लोकगीतों पर जो है एक बहुत बड़ी पुस्तक 400 पेजेस की वहां से आई है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे प्रेरक लोग मेरे लिए रहे हैं, जिन्होंने मुझे भाषा के संस्कार दिए और मुझे लेखन की ओर प्रवृत्त किया। और सबसे बड़ा जो उन्होंने एहसान मेरे पर किया वो ये है कि अगर कोई हमारे लेखन पर नुक्ताचीनी करता है, किसी प्रकार का आक्षेप करता है, आलोचना करता है, तो उसको सहन करना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्से नहीं होना चाहिए। शालीनता से अगर हम उसको एक्सेप्ट करेंगे तो हम आगे निरंतर बढ़ते चले जाएंगे। जी, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं, हाँ, आवाज आप आरंभ नहीं से आ रही। ही हेलो। हाँ जी सर, आवाज आ रही है। अब आ रही है, आप सुन अब पा आ रहे रही हैं है, सर मुझे? हाँ, हाँ जी। अब आ रही सर है। हम आपसे जानना चाहेंगे, हाँ जी सर, हम हाँ, आपसे जानना चाहेंगे कि आरंभ में आपकी कविताओं का भावलोक किन धरातलों पर रहा है? ऐसा है कि मेरा जो पहली पुस्तक है वो मेरी ये चेते, ये जो है अपनी कांगड़ी हिमाचली में छपी थी। और इस पुस्तक का जो भावलोक है, इसमें जो मैंने कविताएं गीत जो है वो संकलित किए, इसका प्रकाशन 1969 में हुआ था। और इसकी जो मेरा परिचय है वो आदरणीय शांता कुमार जी ने लिखा था और उन्हीं के प्रेस में ये पालमपुर में प्रदीप प्रेस होता था उन दिनों उनका, उससे इसका प्रकाशन हुआ था। तो इस पुस्तक में मैंने जो है वो उस समय, क्योंकि व्यक्ति जो है, लेखक जो है, वो अपनी समकालीनता से प्रभावित होता है। तो उस समय मेरे समकालीन डॉक्टर पीयूष गुलेरी और ओम प्रकाश प्रेमी जी और शेष अवस्थी जी, प्रेम भारद्वाज जी थे। तो उनके जो लिखने के जो ढंग थे, खास करके पीयूष गुलेरी जी का, वो कविता लिखते थे
कुंडलियां में लिखते थे, सवैया भी लिखते थे। तो मेरे सहयोगी भी थे वो धर्मशाला कॉलेज में। तो इसलिए हम लोगों में एक रहता था कि ये एक व्यक्ति अगर लिख रहा है तो मैं भी प्रयास करूं, ये गीत लिख रहा है तो मैं भी लिखूं, ये अगर कविता लिख रहा है तो मैं भी लिखूं, ये सवैया लिख रहा है तो मैं भी लिखूं, ये कुंडलिया छंद का प्रयोग कर रहा है तो मैं भी लिखूं। तो इस प्रकार से ये इस पुस्तक में जो कविता के जितने भी होते हैं छंद, उनमें हमने लिखने का प्रयास किया है। और खासकर इसमें मैंने फिर स्वच्छंद कविताएं भी दी हैं। तो इनका भाव लोग जो है उस समय एक तो प्रकृति का चित्रण रहा है, क्योंकि प्रकृति के नजदीक में रहा। इसमें वही कविताएं जो मेरे वहाँ जब प्राइमरी स्कूल में वो में रहा, प्रकृति के वातावरण परिवेश में, और लोक जीवन वहाँ का कैसा था, गद्दियों का जीवन कैसा था। तो इसमें गद्दन के सौंदर्य के ऊपर भी है, गद्दे की जो उसकी प्रकृति होती है उसके ऊपर भी है, और इस प्रकार से आम मजदूरों की बात भी इसमें हुई है। तो जो व्यक्ति ने उस समय देखा मेरे कवि ने, उसको मैंने इस कविता संग्रह में उसको देने का प्रयास किया है, जिसको उस समय हमारे धर्मशाला में एक कह सकते हैं जनरल असिस्टेंट थे, जीए थे हमारे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में, सुरेंद्र नाथ वर्मा जी। उन्होंने इस काव्य संग्रह की बहुत ही प्रशंसा की थी, और इसका आशीर्वाद जो था वो हमारे उस समय के तत्कालीन मंत्री जो थे लालचंद प्रार्थी जी, उन्होंने भी इसको बहुत अच्छा सराहा था। और तभी से इसी के माध्यम से हमारी एक यात्रा शुरू हुई थी पहाड़ी में लिखने की, पहाड़ी में प्रकाशन करने की और आगे बढ़ने की। तो धीरे धीरे इसमें हम लोग आगे बढ़ते चले गए। और यही मैं समझता हूँ कि इसका मूलता भाव जो है, भावलोक में संक्षेप में कहना चाहूंगा कि बहुत सारी पुस्तकों की अगर हमने चर्चा करनी है तो इस पर मैं यही कहूंगा कि मैंने इसमें प्रकृति, यहाँ का लोक जीवन और यहाँ का ग्राम्य जीवन, यहाँ की संस्कृति, और उस समय के जो ये कह सकते थे कि हमारी एक जिसको कहती योजनाएं होती थी, देश की योजनाएं होती थी, विकास की योजनाएं होती थी, उन योजनाओं को लेकर के भी हम लोग लिखा करते थे। तो उसके भी कुछ रूप इसमें संकलित। जी, अगला प्रश्न कोई करे, अगला प्रश्न सर हम आपसे जानना चाहेंगे। जी सर, आपके प्रकाशन का आरंभ कब और किस विधा से रहा है सर? वो तो आशा जी मैंने यही कहा कि मेरा जो आरंभ है वो तो कविता से ही हुआ, और 1969 से जो है वो ये पहली पुस्तक आई है। और उसके बाद मेरा जो है वो एक इसी में मैं कहूँगा अगर जो है हमारा, ये देखिए, इसके बाद मेरा ये पहाड़ी में दूसरा संग्रह आया था पुंगरासा, और इसमें कुछ पहाड़ी में मैंने गजल पर भी, कुछ गीत पर भी और कुछ स्वतंत्र कविता पर भी प्रयास किए। और उसके बाद मेरा ये एक गासे हाथ पुजाने किया, ये एक पहाड़ी में एक और तीसरा प्रकाशन आया था, गजल पर था, जिस पर मुझे प्रथम पुरस्कार भी मिला था। तो इस प्रकार से ये मेरे जो आरंभ में पहाड़ी में जो कविता संग्रह थे वो इस प्रकार से रहे। और इनमें सभी में मेरा जो कह सकते हैं कि भावलोक जो था वो सारा का सारा जो है वो यहाँ के ग्राम जीवन को लेकर के, और यहाँ पर जो हमारे प्रदेश की जो भी प्रगति थी, प्रदेश का विकास था, उसको भी लेकर के हमने यहाँ पर जो है इसको प्रभावित किया। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा आशा जी के चूंकि हम लोग धर्मशाला कॉलेज में एमए के छात्रों को पढ़ाते रहे, और खास करके मैं पढ़ाता रहा बच्चों को आधुनिक साहित्य, आधुनिक काल, जिसमें हमारी आधुनिक काल में हिंदी कविता या उपन्यास, नाटक, जो कुछ भी विधाएं आती हैं, तो जो आदमी पढ़ता है, पढ़ाता है, या जिस भी स्थिति में वो जीता है, उसका प्रभाव उसके लेखन पर अवश्य पड़ता है। तो हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि मेरी जो रचनाएं हुई हैं उनमें जो भारतीय हिंदी साहित्य है उसकी जितनी भी संवेदनाएं हैं, जितनी भी उसकी प्रवृत्तियां हैं, जितना भी उसका मैं कह सकता हूँ कि एक मूल स्वर है, उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्पर्श हमारे लेखन में आपको अवश्य मिलता जी है या सर, इसी मिलेगा। से संबंधित सर एक प्रश्न है कि हिमाचली पहाड़ी भाषा रूपों में
व्यंग्य की विशेषता मिलती है। आपने इस विधा में भी कोई प्रकाशन किया है? पहाड़ी में? जी। फिर दोहराएं प्रश्न व्यंग्य को। की हाँ, हाँ, हिमाचली पहाड़ी भाषा रूपों में व्यंग्य की विशेषता मिलती है। हाँ, आपने हाँ, इस हाँ। विधा में कोई प्रकाशन किया है? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये मेरा एक गितड़ू संग्रह है, और इसमें जो है ये पहाड़ी में मैंने अपनी कांगड़ी जनपद की जो हमारी बोली है उसी में जो है, अब तो बोली नहीं क्योंकि अब इसमें साहित्य रचा जा रहा है, अब तो ये भाषा ही कह सकते हैं। इसमें मैंने देखिए कि ये जो है लगभग इसमें 25 मेरे मतलब जो है एक छोटे छोटे निबंध हैं, और इनमें आपको जो है वो स्त्री कितनी समर्थ है हमारे व्यंग की भाषाओं में। ये ना केवल इसी में कांगड़ी में, बल्कि आप देखिए, आप चाहे सिरमौरी की बात करें, चाहे आप लोग अपने महाश्री की बात करें, या बिलासपुरी की बात करें, मंडियाड़ी की बात करें, कुल्लू की बात करें, चंबयाली की बात करें, गदियाड़ी की बात करें, किसी भी क्षेत्र की भाषा की बात कर लें, इवन किन्नौरी और लाहौली वगैरह में भी, क्योंकि लोक भाषा में लोक जीवन और लोक की अपनी मेधा जो है वो अभिव्यक्त होती है, जिसको कह सकते हैं कि स्पॉट स्पीकिंग की बात। और जहाँ स्पॉट स्पीकिंग होती है वहां पर व्यंग्य जो है वो अपनी धार पकड़ लेता है। और मैंने देखा है अपने जीवन में भी कि हमारी जो महिलाएं हैं, जब वो पणियान पर चर्चा करती थी तो किस प्रकार से परस्पर वो अपने सौंदर्य को लेकर के, अपने जीवन को लेकर के, अपने व्यवहार को लेकर के किस प्रकार से एक दूसरे को व्यंग्य करती हैं। इसी प्रकार से आप देख लीजिए हमारे संस्कारों में, विवाह में जो गालियां वगैरह गाई जाती हैं उसमें कितना बड़ा व्यंग्य है। तो इस प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ कि हिमाचली भाषा को समृद्ध करने के लिए अगर हम हिमाचल की बोलियों में जो व्यंग की जो समर्थ है, अगर उसको रेखांकित करने का, उसको रूपायित करने का, उसको संजोने का, उसको अपने लेखन में प्रयोग करने का प्रयास करते हैं, तो मेरा ख्याल, जिसको हम कह सकते हैं कि धारदार लेखन, तो वो धारदार लेखन जो है वो बन सकता है। क्योंकि मैं अपने श्रोताओं को, दर्शकों को यही बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी अविधा, लक्षणा और व्यंजना, ये जो तीन शक्तियां हैं अभिव्यक्ति की, अभिव्यक्ति बड़ा साधारण भाषा है, और लक्षण में लाक्षणिक प्रयोग होता है, और व्यंजना में व्यंग्य का। तो तीनों में लक्षणा और जो व्यंजना है, इन दो का ज्यादा महत्व है, और साहित्य में इन दो का जितना जहाँ ज्यादा प्रयोग होता है, मैं समझता हूँ कि साहित्य उतना ही धारदार जो है वो बनता है। अगर आज की जो हम कह सकते हैं स्थितियां हैं, जिनको प्रत्यक्ष को अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष रूप में कहना, ये जितना व्यंग्य के माध्यम से कहा जा सकता है, मैं सोचता हूँ कि अविधा के माध्यम से नहीं। ऐसा मेरा विचार है। तो मैं तो बहुत बढ़िया, बहुत सभी बढ़िया जितने सर। भी हमारे हिमाचल के रचनाकार हैं, सभी बोलियों के, क्योंकि सभी बोलियां सहोदरा है, इनमें किसी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है। तो सभी में एक बहुत अच्छा भाव है, और बहुत अच्छा हमारा साहित्य, जिसको हम लोक साहित्य की जो है वो संज्ञा देते हैं, उसको आधार बना करके अगर आज का लेखक लिखने का प्रयास करे, तो मैं समझता हूँ वो बहुत आगे जा सकता है, उसकी अभिव्यक्ति में बहुत शक्ति आ सकती है। जी। जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा। अब कुछ हिंदी प्रकाशनों के विषय में भी बात करें, तो इसमें आपकी प्रथम पुस्तक कौन और कब छपी थी? और इसमें संकलित कविताओं की भावभूमि की बात करें, तो क्या कहना चाहेंगे सर आप? ऐसा है कि हिंदी साहित्य में, तो मैंने कहा कि रचना क्रम तो मेरा 1957 और 58 से शुरू था, लेकिन 1980 में आकर के मैंने एक पुस्तक का प्रकाशन किया। अब इसका कुछ टाइटल तो कहीं फट गया है, लेकिन अनुभूति का दर्द है। और ये अनुभूति का दर्द जो है ये 1900 लगभग 80 में ये प्रकाशित हुआ, 82 में ये प्रकाशित हुआ। तो इसमें जो है वो मैं समझता हूँ कि मैंने उस समय जो मेरा जीवन था कॉलेज का, बच्चों का, स्नातकोत्तर कक्षाओं का, हिंदी साहित्य को पढ़ाने का,
उसमें आपको देखेंगे कि बहुत अच्छा प्रभाव है। जैसे एक छोटी सी मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ। बरसाती घास है कि हदर से खेत बन गया है, उग आई लाजवंती पत्तियां और दूरवा का गर्भ चूर चूर सर उठाती बरसाती घास। ये जो हमारी उस समय जब हम पढ़ाते थे, जो हमारे उस हिंदी के जो कवि जिनमें मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी शक्ति रही अभिव्यक्ति की, उनको जब पढ़ाते पढ़ाते थे तो उनका हमारे मानस पर कहीं ना कहीं प्रभाव जो है वो पड़ जाता था। तो इसमें जितनी भी कविताएं हैं, ये चाहे वो अपना दर्पण है, रिश्तों की परंपरा है, चाहे वो तनाव के कमल नाल हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो जैसे जिंदगी इतनी टूट चुकी है, शायद उसका जुड़ना फिर कभी संभव हो, कल की सुगत संभावना पर होते रहे सांस के बोझ, ढोते रहे सांस के बोझ, परंतु वास्तविकता की सांझ समझ ना आ सकी संभावना के सूरज को। अब इसमें जितने भी ये बिंब है, जितने भी वो प्रतीक हैं, ये सारे के सारे उस समय जो हम कवियों को पढ़ाते रहे हैं, आधुनिक कवियों को, उनकी हिंदी कविता के जितने भी प्रभाव हमारे मानस पर पड़े हैं, वो मैंने वो मेरे इस कवि में सहज रूप में आए हैं। जैसे कि एक दो राह कविता की पंक्तियां हैं। मैं शहर का पोस्टर दुकानों दीवारों गलियों में लटका, लेता देता पहचान सपाट खुली सड़क पर बिछता, उपेक्षा एवं घृणा का टोकरा उठाए गांव को तरसता। नौकरी पानी बिजली क्लब सिनेमा अनुबंध संबंध दूध सब्जी की सारणी में बंधा, दम घोटू पर्यावरण आवश्यकता तक सीमित, कृत्रिम जीवन के सांचे से हुआ, स्वयं से घृणा करता, पहचान से दूर भागता, गांव की स्वच्छंदता को तरसता हूँ, गांव की स्वच्छंदता को तरसता हूँ। तो ये उस समय की मैंने ये कविताएं जो है वो इसमें दी हुई है। और इसी प्रकार से अगर यहाँ पहाड़ का जो जीवन है जो मैंने निकटता से देखा, उसको भी मैंने एक कविता में दिया हुआ, उसका भी एक अंश आपको सुना रहा हूँ। खंड के विजेता, उसका नाम शीर्षक है। ओढ़नी का तंबू सरका, खांसता शिशिर बिस्तर पर, कौआ कुछ दबा दबा, चिड़िया की तबीयत नरम थी, लड़खड़ाता माँ का दर्द, सीमित थी वाणी कमरे तक, कांपता चाय का पतीली गिलास, न चाय कांपता चाय का पीतली गिलास, ढलती हथेली पर गर्म बूंदें, चमड़ी की सिकुड़ ने बतियाती परस्पर। और दादी को देखकर बच्ची ने खोले दुधिया दांत, गर्भ से बोली चाह। आकाश की स्वच्छ चादर तले भावों के हंस उड़ते निरंतर, आंखों से अलसाया बह के यौवन और मन में तैरते मीठे स्वप्न, पहाड़ी पर गिरती चू चू बूर बूर बर्फ और पैंज रहा कोई कपास के गुच्छे। पहाड़ पर गिरती बूर बूर बर्फ, पैंज रहा कोई कपास के गुच्छे। और कितने भरी कुर्ती मैं पड़ोसी की बच्ची, मॉडलिंग बनी किसी टेक्सटाइल की, चेहरे पर हंसती आधुनिक कलाकृतियां, नंगे पांवों में फैलता नीलापन, देता चुनौती ठंड को आंगन में। इस प्रकार से हमने प्रयास किया कि मैं क्या हूँ और आज मेरा जीवन क्या है, वो मैं एक छोटी सी कविता में व्यक्त किया। दिखता हूँ मैं एक बार नहीं कई बार दिखता हूँ, और बिकता बार न बिकना बार बार बिकना मेरा स्वभाव बन चुका है। बिकूं भी क्यों ना, मुझे मजा आता है स्वयं को बेचने में। मेरे खरीदार बड़े भोले हैं, विचित्र हैं, खरीदने से पहले बेशक परखते हैं, खूब परखते हैं, परंतु लगता है उनके पास खरीदने परखने की आंख नहीं। वैसे उनकी आंखें बेकार नहीं, मुझे झोले में भरकर इतराते हैं, ऐंठते हैं, बतियाते हैं, परंतु मैं उनके झोले में कितनी देर तक बंद रहता हूँ, शायद उन्होंने कभी सोचा हो। वैसे वे सोच ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी सोच विकास के साथ मर चुकी है, क्योंकि उनकी सोच विकास के साथ। तो ये मेरे पहले संग्रह में भावलोक आपके सामने बस किया है। तो इसके बाद की जो रचनाएं मेरी हिंदी में आई वो अंजुरी थी। ये एक गजल संग्रह मेरा है, इसको मैंने भी प्रकाशित किया था। उस समय जो शायर शबाब साहब थे, उनसे मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती थी।
इन गजलों की चर्चा मैंने अपने भाई प्रेम भारद्वाज से भी की। तो इस प्रकार से और पवनेंद्र पवन जी से भी। तो ये प्रकाशन मेरा जो है ये आया था 1900, मान लीजिए कि 80 में, ठीक है ना, सॉरी 92 में। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि ये मैंने कुछ गजल पर भी जो है वो प्रयास किया, क्योंकि मुझे जो है वो गजल को सुनने का अपने मित्र जो मेरे रहे बहुत करीबी उस समय, वो मनोहर सागर पालमपुरी, शेष भारद्वाज जी, शेष अवस्थी जी और दूसरे प्रेम भारद्वाज जी, ये 3-4 लोग हम लोग अक्सर बैठा करते और सुना भी करते। वो तो खैर अच्छी गजलें लिखते थे, तो मैं भी उस समय प्रयास किया करता था। तो उसके प्रभाव से मैंने जो कुछ भी उस समय लिखा है, तो उसको मैंने अपनी इन में दिया है, अंजुरी इसका नाम रखा है मैंने। तो इसमें मैं, जैसे कि शेर है कि रुकता जब दरिया में पानी, झुकता तब दरिया में पानी, और चुनते खूब मछलियां बगुले, रुकता जब दरिया में पानी। तो ख्वाजा पीर मनाए नाविक, चढ़ता जब दरिया में पानी, निर्भय पथ पर बढ़े मुसाफिर, घटता जब दरिया में। तो इस प्रकार से कुछ कुछ जो रूप है शेर के, वो मैंने देने का प्रयास किया है। जैसे चुपके चुपके कुछ कह जाता, धार पे उड़ता कोई बादल, आवारा सा छेड़छाड़ में, कसा है बुनता कोई बादल। यूं तो घने चीड़ के जंगल आशा के आवास बने, और तन्हा जीवन की देली पर क्यों था उलझा कोई बादल। पल्लव अंकुर फल का आना मौसम की सौगात हुई, और धरा सुहागन होती है जब बरसे छुपता कोई बादल। इस प्रकार से इसमें मैंने गजलों का संकलित किया, और ये मैंने प्रकाशन जो है वो किया कि पेड़ से पत्ते सदा झड़ते रहे, कोंपड़ों के मुंह सदा चढ़ते रहे, और जब कभी मौसम नदी तन्हाइयां फासले थे तब सदा बढ़ते रहे। तो इस प्रकार से ये मैंने कुछ आपको ये अपने अंजुरी संग्रह की बात करी। लेकिन मेरी कविता का, हिंदी कविता यात्रा का जो एक विशेष संग्रह जो है वो ये है समय के साथ। समय के साथ में मैंने तो इस कविता संग्रह में, इसका प्रकाशन दिल्ली से हुआ है, विद्यावाणी प्रकाशन से। और ये पुस्तक जो है 2014 में जो है वो प्रकाशित हुई है। और इसमें मैंने जो है वो समय को साथ लेते हुए जो 1980 के प्रकाशन के बाद की जो मेरी कविता यात्रा थी, उसको मैंने इसको इसमें संकलित किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी हिंदी कविता का जो है, हिंदी कविता चिंतन का एक दस्तावेज भी है। जैसे कि मैं आपको इसमें से एक, ज्यादा नहीं तो एक दो जरूर कुछ एक मैं देना चाहूंगा। कि एक मेरी कविता है पुरखी सोच। गांव के पोखर में मच्छरों के बसेरे बढ़ते जा रहे दिन रात, और फर्टिलाइजर की ऊर्जा से बना मनुष्य का खून चूसने से उनमें अंडे देने की समर्थ कई गुना हो गई। और पहले गांव का पोखर मच्छरों के बसेरों से खुश होता, उनकी गुनगुनाहट संतति का हास्य रोदन, धक्कम धक्का खेल परंपरा ग्रहण करना उसे अच्छा लगता, उसकी रौनक थी, जीवन था। तब मच्छर गुनगुनाते अधिक थे, काटते कम थे, डराने धमकाने खदेड़ने पर टल जाते, बिदक जाते, रास्ता बदल लेते। परंतु आज मच्छर संतति का स्वभाव बदल चुका है, ढीठ है, अड़मन है, हठी है, गुनगुनाता कम, काटता अधिक, खून की जगह मांस को नोचना चाहता है। कैसा मच्छर! पोखर हर रोज सुनता उसकी शिकायत, बदतमीजी की बातें, संयम से जीने की करता कोशिश, सोचता माथा पीटता, मैंने अपने घर मच्छरों को बसेरा देकर जन कल्याण, राष्ट्र उत्थान, जन विकास की बात कैसे सोची। आजादी के 40 वर्ष बाद भी मच्छरों को उसका सही अर्थ
ग्रहण नहीं हो सका, वह तो अब भी आदि है पुरखी सोच का। तो मैंने प्रतीक रूप से मच्छरों के माध्यम से व्यक्ति के स्वभाव और इनको लेने की बात करी है। इसी प्रकार जैसे पेड़ और जमीन, पेड़ की व्यथा, ये सारी बातें मैंने यहाँ पर जो है वो लेने का या तो व्याख्यात करने का कोशिश की है। एक नदी कहती है, इसकी दो पंक्तियां मैं आपको सुना देता हूँ कि मुझे देखकर कहती है नदी, रुक क्यों गए, ठहर क्यों गए, थक क्यों गए, सहम क्यों गए, डरे डरे से क्यों, अभी तो कई दशक देखने हैं तुम्हें, नापने हैं कई मील पत्थर, ठाम दर ठाम जीने हैं तुम्हें इतिहास पर इतिहास। देखते हो मुझे, सुनते हो मेरी आहट, नापते गहराई, नहाते भरते बाहों में जल लहरियां, लगाते डुबकी पर डुबकी, अंजुरी में भरते पानी, देते सूर्य अर्थ, करते आचमन, फिर भी अनजान हो मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आई, किसकी पुत्री हूँ, किसकी जाई, क्या गाती हूँ, क्या कहती हूँ, क्यों बहती हूँ आदि। तो मैंने इन छोटे छोटे भावों को इन कविताओं के फलक पर उतारने का प्रयास किया हुआ है। तो अब मैं जो है वो एक थोड़ी सी कविता और भी है, बापू के जो बंदर थे वो बड़े चर्चित रहे हैं, तो उन पर भी मैंने कुछ लिखना आज के संदर्भ में चाहा कि अक्सर मार्ग के मोड़ पर मिलते हैं बंदर, परंतु उनमें किसी के मुंह कान आंखें बंद नहीं देखे, शायद वे बापू के बंदरों की संतान नहीं। बापू के 3 बंदरों की वो कहानी आज अपना संदर्भ अथवा प्रासंगिकता खो चुकी है। आज तो उसी का पलड़ा भारी है, बोलबाला है, पूजा स्वागत है, जो बुरे से बुरा देखता है, बुरे से बुरा कहता और सुनता है। वास्तव में हर घटना, हर कथन का अपना परिप्रेक्ष्य, संदर्भ, समय और मूल्य होता है, जो हर बदलते युग के साथ बढ़ता घटता रहता है। बापू के बंदर समय के साथ बंधे नहीं थे, ना ही वे एक समय के। बापू ने जो कुछ सोचा, कहा, किया, सबके लिए था, हर युग के लिए था। बंदरों ने जो कुछ कहा, सबके लिए था। ये अलग बात है, हम स्वयं को बंदरों की संतान नहीं मानते, बापू को अपना नहीं समझते। हम तो समय के साथ स्वयं को बदलते, एडवांस या प्रगतिशील होने के दर्प में भारतीय अथवा हिंदुस्तानी कहलाना भी घटिया समझते हैं। तभी तो अप्रासंगिक हो रहे हैं बापू के बंदर, अप्रासंगिक हो रहे हैं बापू के बंदर। तो इस प्रकार से ये समय के साथ जो है मैंने ये मेरा तीसरा जो है वो एक और मेरा संग्रह है जो है वो उसके नाम से आया है, क्या कहते हैं कि जिसको हम कह सकते हैं कि समय का जो है समय की बयार, और उसमें मैंने जो है वो गीति काव्य के नाम से गिरा है। समय की बयार में मैंने अपने गीतों की रचना की हुई है, और पुस्तक यहाँ कहीं रखी थी तो पता नहीं कहाँ चली गई, मिल रही है, तो मैं जरूर उसको दिखाता आपको, समय की बयार। तो चलिए अगला प्रश्न करिए, तब तक फिर मिल जाएगी तो मैं आपको उस पर बात करूंगा। आप बताइए। बहुत सुंदर कविताएं सर। अब हम आपसे आपके कहानी संग्रहों के बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे, और मैंने भी अपने शोध प्रबंध लेखन में आपकी कहानियों पर चर्चा की है। धार पर ढलती धूप कहानी संग्रह पर आप कुछ कहेंगे हमारे दर्शकों से? हाँ, ऐसा है आशा जी, मैं अपने दर्शकों को, श्रोताओं को ये बता देना चाहता हूँ कि मेरा जो पहला जो था संग्रह वो जो है वो बहुत पहले, क्या 1987 में छपा है ये। इसका नाम है उसके लौटने तक, और इसमें जो कहानियां मेरी रही हैं वो देश परदेश, अगली मीटिंग में, चिट्ठी, पूजा का लोटा, मुरली, लापता, पंछी बोलता रहा, सजरी धूप, जिजीविषा, उसके लौटने तक और समझ आने तक। ये जो कहानियां मेरी थी, ये बहुत सारी कहानियां मेरी वो कहानियां रही हैं जिनमें मैंने अपने गांव में जो जीवन जिया, खास करके गांव के जो कुछ लोग हैं जो कि मेरे घर में हमारे घरों का निर्माण के लिए मजदूरी के रूप में आए, कृषि का काम करने के लिए आए या आते रहे,
या वो लोग जिनके साथ में अपने बचपन में क्या कहते हैं उसको, डंगरे भी चराया करता था, 2 डंगर भी चराया करता था अपने, क्योंकि हमारे घरों में उन दिनों पशु होते थे, भैंसें भी थी, गौएं भी थी, बैल भी थे, क्योंकि खेत किसानी भी करते थे हम लोग। तो बचपन में मैंने ये सारे काम किए हैं। 2-2 महीने की जब छुट्टियां होती थी बरसात की, तो हम पास वाले जंगल में सुबह निकल जाते थे और शाम को जो थे आते थे, तो दिन भर वहां पर ग्वालों के साथ कई प्रकार के खेल, कई प्रकार की बातें, हास्य व्यंग विनोद के कुछ होता था। तो वो सारे के सारे जो बातें थी वो मेरे मानस में थी, और जब मैं मेरे मन में कुछ कहने की समर्थ आई, कुछ लिखने की समर्थ आई, तो स्वाभाविक रूप से वे पात्र जो थे वो मेरी कहानियों के पात्र बने हैं। तो इसमें चाहे वो मुरली है, चाहे वो और है, ये बहुत सारे पात्र वही पात्र हैं। एक इसमें जो कहानी है, जो कह सकते हैं पंछी बोलता रहा, वो अक्सर शायद आपने भी सुना होगा कि गर्मियों के दिनों में रात को जब हम यहाँ पर पुराने समय की हम बात करें, बचपन की बात कर रहे हैं, अब तो समय बहुत बदल गया है। तो हम गर्मी उन दिनों होती थी, बिजली के पंखे तो थे ही, बिजली नहीं थी, तो हम रात को गर्मी में आंगन में सोया करते थे जितने भी, और 10-12 जन थे उन दिनों हमारे घर में। तो हम जब शाम होते और अपना वो मंजी जो थी वो आंगन में लगा देते और सोने की तैयारी करते, तो खाने से पहले जब हम लेटे होते थे आंगन में, तो हमें पास वाले पेड़ों के ऊपर एक पक्षी जो था बोलता हुआ सुनाई देता, और वो कहता था, इसकी आवाज थी जैसे कि उठ पप्पा दूध तत्ता, उठ पप्पा दूध तत्ता। ये पक्षी सब जगह मिलता है। और इसके बारे में जो हम बचपन में बात करते थे, तो हमारी माता जी बताते थे कि भाई ऐसे ऐसे बताते हैं कि कोई एक गुजर था, वो अपने भैंसों के साथ जो था वो उतर रहा था पहाड़ से, रास्ते में एक नाले में वो ठहरे रात को, तो ठंड बढ़ गई, तो लड़की उसकी जो थी वो दूध गर्म कर रही थी, तो सोच रही थी कि मैं वो दूध गर्म करके उसको दूंगी। लेकिन जब वो दूध गर्म ले करके उसके पास जाती है, तो वो कहती है कि पापा उठो दूध पियो, पापा उठो दूध पियो। लेकिन वो सर्दी के कारण या किसी कारण जो था उसका विश्वास था वो नहीं था, लेकिन वो लड़की निरंतर उसके सराहने बैठ करके जो है वो ये रटती रही कि उठो पापा दूध पियो, उठो पापा दूध पियो। तो कहते हैं कि वो गुज्जर की जो वो जो रूह है उस लड़की की जो है वो इस पंछी में, और उसको हम गुज्जरी पक्षी कहते हैं। वो रहते तो रात को वो पक्षी जो है वो जो है वृक्षों के ऊपर बोलता है ग्रीष्म ऋतु में, और उसके बोलने का जो स्वर है वो वैसे ही होता है, उठ पप्पा दूध तत्ता, उठ पप्पा दूध तत्ता। और ऐसे ही गर्मियों की दोपहरी में जब हम लोग सोते थे अपने घर के अंदर, तो उस समय भी हमें एक पक्षी सुनाई देता था, और जब बाहर घूमते थे तब भी सुनाई देता था। और वो पक्षी जो थी, हाँ, वो उसकी आवाज कैसी थी, कुकू 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 ऐसे करता था वो। तो हमने पूछा कि भी ये पक्षी क्या है, तो हमें एक कहानी मिली, और उस कहानी को भी ऐसा कहते थे कि एक गद्दी था, वो अपने भेड़ बकरियों के साथ जो था वो उतर रहा था गधेरन से कांगड़ा घाटियों की ओर, धौलाधार के कहीं पहाड़ी में वो रात को शायद ठहरा। तो कहते कि वो बर्फ पड़ी तो उसमें वो उसका वो धन भी और वो जो गद्दी था वो भी उसमें दब गया। तो कहते उसकी जो रूह है वो इस पक्षी के रूप में जो है, जिसको हम कुकू बाट कहते हैं, कहते आज भी जो है उसकी तलाश में घूमती फिरती है अपनी भेड़ बकरियों को। तो जब गर्मियां होती हैं तब वो जो है वो ऊपर चला जाता है गधेर लाहौल की तरफ बोलता हुआ, और जब सर्दियां आती हैं तो वो इधर आ जाना, गर्मियों में इस तरफ आ जाता है, सर्दी में उस तरफ चला जाता है। तो कहने का भाव ये है कि ये जो ऐसा नहीं है, हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश में हर क्षेत्र में ऐसे पक्षी हैं जिनके साथ जुड़ी हुई कई कहानियां हैं। तो ये जो था वो कुकू भाट की कहानी, और इसकी जो है गुज्जर की कहानी उठ पप्पा दूध तत्ता, ये मेरे मानस में थी। तो फिर मैंने इनके ऊपर भी जो है वो कहानियां इसमें लिखी हैं, और को एक क्या कहते हैं कथानक का रूप देकर को किया है। और ऐसे ही इसमें एक कहानी है लापता। यहाँ कांगड़ा में कुछ समय जब पौंग डैम बना, तो रेलवे लाइन जो थी वो उसको जो था वो बदलना पड़ा, और उस कारण जो था वो कांगड़ा घाटी में रेल गुम हो गई। और उन्हीं दिनों जो था वो पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया,
तो हमारे पालमपुर घाटी का एक युवक जो है वो उसमें जो है उसकी शादी जो थी वो ताजा ताजा हुई थी, तो वो जो है जाता है लेकिन वो लौट कर नहीं आता है। तो मैंने वहाँ जब मैं लेक्चर रहा वहाँ पर स्कूल में ड्रो में, तो वहाँ मैं आता था अपने सागर साहब के घर, उनका वो वहाँ पास ही था बारंडा में। तो वहाँ मैं रेल को आते जाते देखता था, तो वो मेरे मन में एक कहानी जो थी वो उस समय जन्मी, और उस कहानी को लेकर के मैंने कथानक जो है उसी क्षेत्र को लेकर के बना है, लापता की कहानी से। जैसे कांगड़ा में रेल लापता हो गई, वैसे ही उसका पति जो है वो लापता हो गया था, लेकिन वो हर रोज जो है वो स्टेशन पर आती थी गाड़ी के समय होने पर, और देखती रहती थी कि गाड़ी आएगी, लेकिन गाड़ी नहीं आई। तो इस प्रकार से मैं कहूँगा कि इसमें भी जो कहानियां हैं वो मेरे सारे उस काल विशेष में जिए हुए जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं मानकर चलता हूँ कि लेखक वही लिखता है जो उसके साथ घटता है, और जो उसके घटता है उसके साथ जो जीवन उसने जिया होता है उसी पर अगर वो लिखे तो मैं समझता हूँ वो जीवन होता है, अच्छा होता है। आपने बात की थी मेरे दूसरे संग्रह की, धार पर ढलती धूप के बारे में। ये संग्रह जो है मेरा, ये आधारशिला प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है 2016 में, और इसमें भी मेरी जो है वो 15 जो है वो विशेष कहानियां इसमें है। इसमें भी जो है वो एक अगली मीटिंग में कहानी बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है इसमें, और ऐसे ही सजरी धूप कहानी है इसमें, धार पर ढलती धूप कहानी है, बदला मौसम कहानी है, भंवर कहानी जो है वो बड़ी अच्छी है, एक नारी जीवन को लेकर के है, और उसके साथ एक बदलाव, दर्द सृजन का, बड़ा आदमी और ईसु मामा, ये कहानियां हैं। मेरी कहानियों का जहां तक मैं समझता हूँ कि जो है वो इसमें ग्राम्य जीवन और ग्राम्य जीवन के जितने भी हमारे पात्र हैं वो सारे के सारे इन कहानियों में मुखरित हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें ग्रामांचल ही है, इसमें दो संस्कृतियों का द्वंद्व भी है इन कहानियों में कई जगह। जो आधुनिक संस्कृति और हमारी परंपरा है उसको लेकर के भी हम दो प्रकार के पात्र भी इसमें मिलते हैं, एक परंपरा को मानते हैं और एक आधुनिकता को मानते हैं। तो आधुनिकता और परंपरा का जो परस्पर द्वंद्व है उससे जो उलझा हुआ जीवन है हमारा, जो किसी भी एक निर्णय बिंदु पर नहीं पहुंचता है, विश्वास पर नहीं पहुंचता है, आस्था पर नहीं पहुंचता है, वो उसका जो मनोविश्लेषणात्मक जो है पात्रों का जो है वो भी इसमें आपको मिलेगा। आपने भी आप कहानी इसमें विश्लेषित की है और आप स्वयं जानती हैं। तो मैं तो ज्यादा क्योंकि अपनी बात करूं, ये बात निर्भर करती है कहानी के आलोचकों के ऊपर। इस धार पर ढलती धूप की आलोचना तो डॉक्टर सुशील कुमार फुल ने की है, तो उन्होंने इसे बहुत अच्छा कहा है, और मुझे अच्छा लगा उनके शब्दों को पढ़ करके जो उन्होंने दिए थे, जो हमारे दिव्य हिमाचल में प्रकाशित हुए थे। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस किताब को पढ़ा, मेरी कहानी को आंका है। और मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि जब वो अपनी यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे, अब तो सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो उन्होंने मेरी जो प्रथम इस प्रकाशन की कहानियां थी उसके लौटने की, पंछी बोलता रहा और मुरली, ये कहानियां उन्होंने वहां पर अपने पाठ्यक्रम में भी लगाई थी। और उसके बाद जो उनके प्रकाशन संकलन प्रकाशित हुए हैं उसमें भी उन्होंने मेरी कहानियों को लिया है, तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। तो बात यह है कि कहानी तो कहानी होती है, इसमें कुछ कहा होता है, कैसे कहा होता है वो अपना अपना अंदाज होता है, वो कहा हुआ किसको कैसे पसंद आता है वो उसकी अपनी पसंद होती है। लेकिन मैं समझता हूँ एक लेखक के नाते कि हमें लिखते रहना चाहिए, हमारे भीतर कोई भी विचार आए, मानस पर कोई भी विचार उतरे, उसे शब्दों में जरूर उतारना चाहिए, जरूर लिखना चाहिए। तो आशा जी ऐसा है कि ये मेरी जो है ये कहानियों की बात है, लेकिन इसके साथ साथ मैं बात कर देना चाहता हूँ अपनी रेशमा की भी, क्योंकि रेशमा मेरा जो उपन्यास आप तो जानते हैं, आपने एक छात्रा से जो है इस पर जो है वो लघु शोध प्रबंध भी लिखाया है। हाँ ठीक है। तो ये रेशमा मेरा उपन्यास जो है ये भी दिल्ली से प्रकाशित हुआ है, और
मैं समझता हूँ कि इसमें ये रेशमा जो है, तो इसमें बड़ी चर्चा रही है। कुछ लोग मुझे केवल व्यंग से पूछते हैं कि आपकी रेशमा का क्या हाल है। कहने का भाव यह है कि इसमें वो कहानी है, जब मैं 5 वर्ष अपने गद्दियों के उस क्षेत्र में, पहाड़ की तलहटी में वो में रहा, और घर से लेकर के वो तक तो मेरी यात्रा होती थी हर शनिवार को आने की वहां से, और सोमवार को यहाँ से जाने की। तो बीच में जो पात्र मुझे मिलते थे, और वहां जो मैंने जिन पात्रों के साथ जो है वो जीवन जिया है, चाहे वहां का वो गार्ड था, चाहे वो पटवारी था, चाहे वहां का वो प्रधान था, चाहे वहां का नंबरदार था, चाहे वो वहां का चौकीदार था, चाहे वहां का दुकानदार था, जितने भी लोग थे, या श्रमिक था, महिलाएं थी, या जो गद्दी जनजीवन है उसकी जो क्या मतलब उसकी उस समय समस्या रही है, जिस समस्याओं में एक सदड़ोज की एक परंपरा रही है। सदड़ोज में लड़की जो थी वो कई बार 7 और 8 साल की ब्याही जाती थी, और उसके साथ जिसका ब्याह होता था उसकी आयु 18 और 20 साल भी होती थी। लेकिन जब वो युवा होती थी, मतलब 16 साल की होती थी, तो फिर उसका सदड़ोज होता था, विवाह की भांति फिर उसको बुलावा आता था, जिसको हम मकलवा कहते हैं यहाँ पर, और पूरी तरह से वो फिर लड़की को ले जाते थे। लेकिन हमारी रेशमा की समस्या है कि वो उसका सदड़ोज हुआ ही नहीं, वो बेचारी रह गई पर। लेकिन अकस्मात जो है वो वहां पर एक गार्ड है वहां का, तो उसका भांजा जो है वो धर्मशाला के गांव का, वो आता है, तो उसके साथ उसका परिचय होता है, रेशमा उसके साथ चली जाती है, और बाद में रेशमा जो है वो अपने घर वाले के साथ जो है उसका विधिवत विवाह भी हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि उसके साथ उसका उसने जो एक स्टेप लिया कि सदनोज का वेट करती करती उसने जो है वो अपने लगभग जो है वो 10 साल व्यतीत किए, लेकिन अंत में उसने जो निर्णय लिया किसी एक युवक के साथ जाने का, और उस निर्णय से उसका जीवन बदल गया। और जब वो एक हेडमास्टर बन गया, तो वो हेडमास्टर बनने के बाद जब लेखक जो है वो वहाँ मिंजर के मेले में चंबा में जाता है, तो वो उसको मिलता है, रेशमा मिलती है, और वो उसको बताती है कि मैं तो अपने पति के साथ यहाँ हूँ, और ये आजकल हेडमास्टर हैं एक छतराड़ी स्कूल में लगे हुए। तो मैं सोचता हूँ कि देखो, रेशमा ने अगर वो स्टेप ना लिया होता, तो रेशमा जो था वो गांव के लोगों के, अपने पड़ोस के भांडे बर्तन मांजती हुई सारी उम्र भर जो है वो अपने सामाजिक जीवन के कई प्रकार के जो है वो आक्षेप आरोप जो है वो सहन करती हुई अपना जीवन बिताती। लेकिन उसने, मैंने सोच रहा था वहां पर लौटता हुआ कि यदि ये रेशमा अपने गांव में जाएगी, इसका अगर घर वाला वहां गृहिणी में या कहीं हेडमास्टर लग जाए, तो रेशमा को सभी लोग कहेंगे रेशमा हेडमास्टर नहीं है। और देखिए तो इसमें मैंने एक उस गद्दी लड़की के प्रगतिशील विचार का जो है इसमें जो है प्रतिनिधित्व किया है कि प्रगतिशील होना चाहिए। कई बार हम लोग जो है आडंबरों में हमारे अपनी परंपराओं में जो रूढ़ियां हैं उनको लेकर के कई बार हम लोग जो है वो इतने रूढ़ हो जाते हैं कि विकास के सारे दरवाजे बंद कर लेते हैं, प्रगति के सारे दरवाजे बंद कर लेते हैं। आज हमें चाहिए कि हमारी परंपरा में, हमारे रिवाजों में जो अच्छा है वो हमें अपनाना चाहिए, और जो अच्छा नहीं है, जो ग्रहणीय नहीं है, उसको हमने त्यागना भी है। तभी हम प्रगति कर सकते हैं, नया जीवन जी सकते हैं, खुशहाली भी। तो ये मैंने इसमें बताने का प्रयास किया। बहुत सुंदर सर, आपकी रचनाओं में ग्रामीण जीवन का यथार्थ जो है वो बहुत ही खूबसूरत ढंग से आपने उजागर किया है। बहुत बढ़िया। और अब हम जानना चाहेंगे सर, आपने जो प्रकाशित नाटक साहित्य हैं उसके विषय में भी कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, ऐसा है कि मेरा जो नाटक साहित्य है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो पहला नाटक संग्रह है वो जो है वो मेरा लगभग 70 में या 78 में छपा था। तो उसमें मेरे 2 नाटक थे, और पहला नाटक जो था वो मेरा ऐतिहासिक उस पृष्ठभूमि पर था जो हमारे गांव का इतिहास है, क्योंकि यहाँ पर चंबा नरेश राज सिंह जो थे वो 1794 में
जो थे वो अपनी सेना का सामना करते हुए, दुश्मनों का सामना करते हुए यहाँ पर शहीद हुए और बिना खोपड़ी के वो 2.5 घड़ी लड़ते रहे थे। तो उस कथानक, उस कहानी ने मुझे बहुत प्रभावित किया था और मैंने उस समय उस नाटक का नाम दिया था समाधि, क्योंकि यहाँ उनका स्मारक बना हुआ है। तो उस समय मैंने समाधि के नाम से उस नाटक को लिखा। और जब मेरे साथ जो है वो, क्योंकि मैं मंच के साथ ज्यादा जुड़ा रहा, कांगड़ा लोक साहित्य परिषद के माध्यम से मंच के साथ मेरा बहुत जुड़ाव रहा, तो मुझे अंद्रेटा के वहां पर जो है वो एक लड़का था, वो मुझे मिला और उसने, वो एक सरीन साहब वहां पर थे और एक लड़का वहां का, तो उसने कहा कि हम सर आपका नाटक खेलना चाहते हैं। तो उसने वो नाटक देखा और उस नाटक को देख करके उसने कहा कि ये समाधि है, तो क्यों ना हम जो है वो इसको जो नाम जो है वो हम लोग इसका जो है वो कुछ और रखें। तो इस पर काफी चर्चा होती रही और वो नाटक उन्होंने वहां पर देखा, वहां के स्थानीय कलाकारों के माध्यम से अंद्रेटा में वो खेला। लेकिन उससे पहले उसको हमने कांगड़ा लोक साहित्य परिषद के माध्यम से भी यहाँ पर राय मंदिर नेरटी के उस ओपन एयर थिएटर जो था हमारा, उस पर जो था वो 2 बार खेला, जिसमें हमारे हरिकृष्ण मुरारी भी पात्र रहे, स्वरूप धीमान भी पात्र रहे, कृष्ण रोहित पात्र रहे, एक हमारे चचेरे भाई बलदीप दीक्षित जो आजकल एडवोकेट है देरा में, वो भी उसके पात्र रहे, तो रमेश शर्मा इसमें पात्र रहे। तो बहुत अच्छे हमारे गांव के जो थे, क्योंकि मुझे नाटक खेलने का बहुत शौक रहा है। और आपको ये जानकर प्रसन्नता की होगी कि जब मैं 10वीं में पढ़ता था रैत में, तो मैं अमर सिंह राठौर के जो नाटक था उसमें मैं भाग लेता था और मुझे प्रथम पुरस्कार जो था वो उस समय हमारे अयोध्या लाल जी हेडमास्टर थे, तो उन्होंने मुझे पेन्स पाइप, एक अंग्रेजी की पोइट्री की किताब थी, वो आज भी मैंने संभाल कर रखी हुई है, वो मुझे पुरस्कार में मिली थी। तो नाटकों को लेकर के जो रंग अतीत के मेरे वो फिर पुस्तक जो थी वो छपी थी और उसमें था चैता के राग पर। चैता के राग पर जो पहला नाटक था वो एक कुल का जो बलिदान की कहानी हमारे यहाँ पर है, चंबा में भी वो है, लाहौल में भी रूपी रानी की कहानी है और इसी प्रकार से वो बिलासपुर में भी कहानी है रुक्मिणी का कुंड। इन सारी ही कहानियों का कथानक एक जैसा है। तो उस पर भी मैंने ये चैता के राग पर हमारे गाँव में वो ढोलरू गाने वाले आते हैं, वो ढोलरू गाते हैं, तो उसका जो कथानक था कि किस प्रकार से एक राणा की बहू ने अपने आप को बलि चढ़ाया और किस प्रकार से खेतों की प्यास बुझाने के लिए कुल जो थी वो दरिया से बांध के रूप में बंद करके आई और किस प्रकार से उसने उसको जो है हरा भरा जीवन बनाया। मैंने उस नाटक के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि अगर वो बहुएं बलिदान ना देती, बहू का बलिदान ना होता, तो शायद इस क्षेत्र में ये भूमि को जो है वो पानी मिल पाता और शायद इतनी वो उर्वरा भूमि जो है वो हो ना पाती। तो जो लोक कहानियों में, लोक गाथाओं में ये कहा जाता है कि जी उनकी बलियां दी गई, वो किया गया, मेरा कुछ दृष्टिकोण जो है वो अलग से हुआ। मैं उन आहूत महिलाओं को, बली हुई महिलाओं को बहुत महान आत्मा मानता हूँ। मैंने उनको बहुत उपकारी महिलाएं माना है कि अगर वो अपना बलिदान ना देती तो चंबा नगर की प्यास नहीं बुझती, अगर वो बलिदान ना देती तो कांगड़ा में ये जो भूमि का जो सिंचन हो रहा है आज स्कूल के माध्यम से होना होता, अगर वो हमीरपुर में खुई ना बनती तो लोगों की प्यास उसमें कोई बाँ अगर ना बनती तो उस क्षेत्र के पानी नहीं मिलता, रुकमंडी का कुंड ना बनता तो शायद वहां के लोग भी प्यासे रहते। तो ये कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि इन कथानकों को जो है वो सामंतवादी युग की हम देन मानते हैं, लेकिन शायद इनमें भी कहीं ना कहीं उपकारी भावना उन महिलाओं की रही है और मैं समझता हूँ उन महिलाओं को हमें नमन करना चाहिए, उनको हमें स्मरण करना चाहिए। आज भी उनके स्मरण के दिवस पर मेले लगते हैं और श्रद्धा से लोग सुमन वहां चढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से वो चाचा के राग पर मेरा नाटक जो है वो भी वहां पर जो है वो अमेरिका में उन्होंने खेला, नौरा रिचर्ड के उस थिएटर पर। और ये समाधि भी जिसको हम लोग स्मृतिशिला के नाम से उसमें प्रकाशित हुआ उसमें। तो मेरा ये जो पहला जो वो जो नाटक का मेरा कहने का अभिप्राय ये एक प्रकाशन था
वो था रंग अतीत के, और रंग अतीत के माध्यम से मैंने वो 2 नाटक दिए। और उसके बाद मेरा जो था वो, जब मैं साक्षरता मिशन में जुड़ा तो उस समय भी मैंने अक्षरधारा और नाटकों द्वारा ये जो है वो जो है मैंने एज ए सचिव जो है वो प्रकाशित करवाई डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा के माध्यम से। इसमें भी लोगों के जो नाटक थे अक्षर साक्षरता मिशन को लेकर के, साक्षरता प्रचार को लेकर के, तो मैंने भी अपने नाटक जो है उसमें भी दिए हैं। ऐसे ही था कि ये उसके बाद मैंने जो प्रयास किए हैं, और मेरी जो एक अच्छा जिसको मैं समझता हूँ कि वही के हमारा जो नाटक की विधा हमारी लोक नाटकों की रही है, जिसको हम लोग कांगड़ा में भगत कहते हैं, और आपके बिलासपुर में उसको ढांचा कहते हैं, सिरमौर में उसको कयाड़ा कहते हैं, मंडी में उसको बांखड़ा कहते हैं। तो या उधर आपके भिन्न भिन्न नाम, कहीं होरिंग है, कहीं कुछ है। ये जो हमारे लोक नाट्यों की जो परंपरा है, इनमें युग के यथार्थ को, समय के सच को जनता के सामने लाने का एक बहुत बड़ा कौशल रहा। तो मैंने जब यहाँ के भक्तिया जो डेरेदार थे कांगड़ा के, अपने कांगड़ा लोक साहित्य परिषद के माध्यम से उनसे जब जुड़ा, मैं उनके साथ बात की। हालांकि लोग मुझे कुछ कहते थे कि भाई ये तो ये है, आप इनके साथ क्यों बैठते हैं, क्यों इतना मिलते हैं, आप तो कॉलेज में पढ़ाते हो। लेकिन नहीं, मैंने देखा कि हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा लोकाचार जितना इन लोगों के पास है, जितना इन लोक गायकों के पास है, लोक नाटककारों के पास है, इन जातियों के पास है, जो कि श्रमिक जातियां हैं या और दूसरे काम करती रही हैं, यही वास्तव में जो है हमारे भाषा के कोश हैं, यही हमारे संस्कृति के पोषक हैं, क्योंकि हम तो वाह करने वाले हैं। तो मैंने ये कहा, ये देखा कि इनकी जो अभिव्यक्ति है, उनके जो कहने का ढंग है, वो कितना व्यंग्य और हास्यपूर्ण है। जैसे आपने पहले भी बात की, तो इन्हीं से मैंने ये सीखा। तो मैंने एक उसी परंपरा पर आधारित जो है वो एक मनसुखा नाटक एक मैंने छापा। ये संग्रह है, इसमें छोटे छोटे जिसको कह सकते हैं एकांकी स्वरूप जो है इसमें है, और इसमें मैंने युग के यथार्थ के, समय के जो यथार्थ है उसको अपने इन में देने का प्रयास किया है। शैली इनकी जो है सबकी भक्तिया शैली है, भक्त लोक नाट्य शैली है, जैसे कयाड़ा शैली है, बांसुड़ा शैली है। तो इसमें भी मैंने ये जो है मनसुखा है, फोके साहब है, मेरी भक्त है, समेदी उवाज है, ऐसे नाटक जो है वो इसमें मैंने दिए हुए। और उसमें मैंने आज की जैसे रिश्वत है, सिफारिश है, या और कई प्रकार की मिली भक्त से जो काम आजकल होते हैं, मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करना चाहता हूँ। आप लोग जानते ही हैं कि हमारा बाहर का जीवन क्या है और अंदर का जीवन क्या है, हर जगह, चाहे वो कार्यालय है, चाहे कहीं भी है। आजकल हम लोग दोहरा जीवन जी रहे हैं, बाहर कुछ और है, अंदर कुछ और है, मखौटा धारी जीवन हो गया हमारा। तो इसका जो हम कहते हैं कि विश्लेषण या इसकी अभिव्यक्ति हम नाटकों के माध्यम से बड़े अच्छे ढंग से कर सकते हैं। अभी मेरे एक और भी नाटक संग्रह जो है वो रचनाधीन है, उस पर भी मैंने वो नाटक लिखे हैं जो कि मुझे हमारे जो राष्ट्रीय जो हमारे स्वास्थ्य मिशन है उसने मुझे दिल्ली में बुलाया था। और उस समय हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या आई, और आज भी वो समस्या है कि किस प्रकार से हम नशे की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं, किस प्रकार से संक्रमण जो है वो शारीरिक संक्रमण कैसे बढ़ रहा है, कैसे उसकी रोकथाम की जाए। तो उस समय एक विचार आया राष्ट्र स्तर पर कि क्यों ना फोक मीडिया को इस प्रचार के लिए उपयोग किया जाए। तो मैं कांगड़ा से यहाँ के भगत का दल भी गया, और वो प्रकाश प्रभाकर भक्तिया दल के हैं, और एक हमारे बहुत अच्छे वो विश्वनाथ जोगी हैं, वो भी वहां से गए। ऐसे सिरमौर के जो थे वो भी दल वहां गया हुआ था। तो हमने वहां पर 3-4 रोज 5 रोज हम रहे, और स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से वहां जो चर्चा हुई उस वक्त यौन रोगों को रोकने के लिए किस प्रकार से उनका प्रचार किया जाए, किस प्रकार से फोक मीडिया को यूज किया जाए, तो हमने उस पर भी 4-5 नाटक मैंने एकांकी रूप दिए थे, जो कि बहुत ही यहाँ पर आकर के हिमाचल सरकार का जो स्वास्थ्य विभाग है, उन्होंने भी जो हमारी यहाँ की एड्स कंट्रोल सोसाइटी है उसके माध्यम से यहाँ के कलाकारों को, प्रदेश की हर क्षेत्र के कलाकारों को
उसमें प्रशिक्षण दिया गया। मैं भी वहां जाता रहा, साथ में दुर्गेश नंदन भी जाते रहे, और वहां से हमारे जो श्रैक विद्याचंद जो है वो सिरमौर से आते रहे। हम लोग जो थे कलाकारों को समझाते थे कि किस प्रकार से हम यौन रोगों की रोकथाम का प्रचार जो है नाटकों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि ये जन साधारण तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम जन साधारण की तरह बात करें, जन साधारण की भाषा में बात करें, जन साधारण की शैली में बात करें। तो मैं समझता हूँ कि उसका प्रभाव जो है वो बहुत अच्छा होता है, तीव्रगामी होता है, और उसका जो परिणाम है वो भी सुखकर होता है। तो इस प्रकार से हमने वैसे भी लिखे। अभी पीछे जब नशा के ऊपर चले तो उसके ऊपर भी हमने नाटक जो है वो लिखे हैं। तो मैं तो ये है समझता हूँ कि नाटक एक ऐसी विधा है, आज नाटकों की बहुत कमी है, आज नाटक नहीं लिखे जा रहे, आज लोक नाटक जो है वो क्षीण हो रहा है, इसीलिए कि आज स्वांग नहीं रखे जा रहे, आज वो ज्यादा नकलें जो हैं वो नहीं लिखी जा रही, क्योंकि आम ग्रामीण जीवन जो है या ग्राम का जो हमारा वो जो नाटककार था वो भी अब पढ़ लिख गया है, वो भी अब संकोच करता है, शर्माता है, अपने आप को जो है वो भी सो कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड पर्सन मानने लग पड़ा है। तो इसलिए वो जो अपनी बात थी ना व्यंग्य शैली में साफ साफ कहने की, उसकी थोड़ी कमी आती जा रही है, हम बनावटी जीवन जी रहे हैं। तो इसलिए मैं तो लेखकों से यही कहूंगा, अनुरोध करूंगा कि भाई कविता पर जोर मत दो, कुछ नाटक भी लिखो। नाटक जो है जितनी व्याख्या, जितना सहज है हमारे आज के जीवन को व्याख्यात करने के लिए, नाटक जितना सक्षम है उतनी और कोई विधा नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि खासकर मैं हमारे हिमाचली और पहाड़ी में ये कहूँगा, हिमाचली पहाड़ी में नाटकों के अच्छे प्रकाशन किए हमारे भाषा विभाग की ओर से भी हुए हैं, और हमारी प्रदेश भाषा कला संस्कृति अकादमी ने बहुत अच्छे संग्रह निकाले हैं। और आपको ये भी हैरानगी होगी सुन करके कि मुझे नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया का प्रस्ताव आया कि हिमाचली के जो एकांकीकार हैं उनका भी कोई संग्रह आप बना सकते हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं बना सकते। तो मैंने एक संग्रह बना करके उनको दिया था, और वो जो था वो ज्ञाना के नाम से प्रकाशित हुआ नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया से, जिसमें 23 जो एक अच्छे कहा या एकांकीकार यहाँ के रहे, मैंने उनकी जो वो प्रकाशित हुए थे हमारे, चाहे वो हमारे प्रदेश भाषा संस्कृति अकादमी के संकलन थे, चाहे वो हिम भारती थी, चाहे भाषा विभाग के संकलनों में, मैंने उनसे स्वीकृति ली, उनसे उनसे उनकी अनुमति ली, और फिर वो मैंने उनको संकलित किया और वो वहां छपे हैं। और उस आशा की उस कहानी, उस एकांकी संग्रह की सबसे बड़ी जो उपयोगिता और सबसे बड़ी विशेषता जो आंकी गई वो ये आंकी गई कि 23 लोगों के एकांकियों में पूरे हिमाचल के, मतलब इसको जो है वो जिसको हम कह सकते हैं लाहौली और किन्नौरी को छोड़कर, स्पीकिंग को छोड़कर सारे ही जितने हमारे हिमाचली के रूप हैं सभी के नाटक उसमें, चाहे वो खान सिंह जम्वाल है, चाहे वो जस्टा जी हरिराम जस्टा थे, चाहे डॉक्टर आत्मा राम है, चाहे कोई और जितने भी उस समय के कहा जो लिखते थे कांकीकार, उनकी सबके कांकी उसमें सम्मिलित हैं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि जब जो मेरा दूसरा ये हिमाचल के लोकगीत छपा तो उसमें भी मैंने पांगी से लेकर पांगी, चुम्बियाई, मवाड़ी, चुम्बियाड़ी, भरमौरी, अब देखिए कि आपका लौड़ी, कुलुई, मंडियाड़ी, बिलासपुरी, फिर चले गए आप लोग उधर किन्नौरी में, और फिर आपके जितना भी ये सिरमौरी है, कांकी है, 13 भाषाओं के रूप में उनके सिलेक्टेड जो सॉन्ग्स थे, फोक सॉन्ग्स, एक ही विषय को लेकर के, प्रवासी जीवन को लेकर के मैंने उसमें दिए हैं अनुवाद सहित। तो उस पुस्तक के माध्यम से भी मैंने प्रयास किया है कि जो लोग ये कहते हैं कि हिमाचल की भाषाओं में, हिमाचल की बोलियों में एकता का, समता का भाव नहीं है, वो सर्वत्र है। और ये प्रयास मैं इसलिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ, मुझे एनबीटी ने भी मुझे मौका दिया ऐसा प्रकाशन का, और मैं प्रदेश अकादमी का भी बहुत धन्यवादी हूँ, भाषा विभाग का भी, जो कि हमारे ऐसे प्रकाशनों को समय समय पर जो है तो थोक खरीद करते हैं, हम जन पाठकों तक पहुँचते हैं। तो ऐसे
मैं समझूंगा कि प्रदेश के लेखकों को न केवल कविता पर बल्कि कहानी, निबंध और जिसको एकांकी या नाटक, इस पर भी आना बहुत जरूरी है। तभी साहित्य जो है वो समृद्ध होता है। खास करके हिमाचली की जब बात करूंगा तो मैं ये कहूंगा कि भाषा को समृद्ध करने के लिए हर विधा में साहित्य का आना बहुत जरूरी है। हमारा तो बहुत ही युग अब मैदान पर है, लेकिन आने वाले युवाओं से हम लोग ये कहेंगे कि ऐसा जरूर प्रयास है। अगला प्रश्न जी कोई सर। और है? जी सर, आपने बहुत ही सार्थक और बहुत ही सराहनीय प्रयास किया है। और अब हम आपसे जानना चाहेंगे, हिमाचली पहाड़ी लेखन कितना सामयिक और कितना सार्थक है? और आप हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति भाषा अकादमी में सरकार की ओर से पहाड़ी भाषा प्रतिनिधि सदस्य के रूप में मनोनीत हैं। तो आप हिमाचली पहाड़ी के भविष्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं हिमाचल सरकार का, जो भी सरकारें आती रही, उन सबका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मैं काफी समय से जो है वो, जिसको हम कह सकते हैं कि आरंभ से ही जो है वो इसके सदस्य रहे हैं। और पिछली बार भी मुझे प्रतिनिधि इसमें रखा गया था, अब भी रखा गया। तो मैं धन्यवाद करता हूँ वर्तमान सरकार का भी कि उन्होंने मुझे मनोनीत किया और पहाड़ी भाषा प्रतिनिधि सदस्य होने के रूप में मुझे स्थान दिया अकादमी के उस नए संगठन में, गठन में। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि शायद अभी तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की इतनी व्यस्तताएं रही राजनीतिक मंचों पर कि समय नहीं मिल पाया है उन्हें जनरल हाउस की मीटिंग का। अभी तक हम उनसे बात नहीं कर पाए हैं क्योंकि ऐसा मौका नहीं मिला है। तो उसके लिए मैं तो आग्रह करूंगा, अगर उन तक मेरी जो है वो निवेदन पहुंचे तो मैं चाहूंगा कि वो किसी ना किसी माध्यम से, चाहे ये जो माध्यम चला है इसके माध्यम से ही हमारे प्रदेश के जितने भी मनोनीत सदस्य हैं उनके साथ वो संवाद करें, मीटिंग करें और वो जाने कि प्रदेश की भाषा के लिए, प्रदेश के साहित्य के लिए क्या किया जा सकता है, क्या होना चाहिए, संस्कृति के विकास के लिए क्या होना चाहिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारा भाषा संस्कृति विभाग और हमारे भाषा संस्कृति अकादमी के जो भी पदाधिकारी हैं वो बहुत अच्छे ढंग से अपनी सोच के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। प्रसन्नता का विषय है। लेकिन परंतु ये ऐसा रहता है कि जो हमारे सदस्य हैं उनके विचारों को लेना भी बहुत जरूरी होता है। जहाँ तक इसकी वर्तमान स्थिति की बात कही पूछी है आपने, मैं ये कहूँगा कि मुझे पीछे भी अकादमी से पता चला कि अब उतना लेखन नहीं हो रहा है, उतना प्रकाशन नहीं हो रहा है हिमाचली भाषाओं में जितना कि पहले होता था। आज हम पुरस्कार के लिए भी हमारे लिए पुस्तकें जो हैं वो हिमाचली पहाड़ी में बहुत कम आ रही हैं और पुरस्कार देना भी बहुत एक समस्या हो रहा है। तो इसलिए मैं तो इस माध्यम से प्रदेश के लेखकों से कहूंगा कि हमें जो है वो निराश नहीं होना चाहिए। हम एक बिंदु पर ही अड़े नहीं रहे कि इसको 8वीं सूची में अगर स्थान मिलेगा तभी हम लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर आप अपने सृजन को जारी रखेंगे, आपका सृजन समृद्ध होगा, बहुआयामी होगा, विस्तृत होगा, उसका फलक व्यापक होगा, तो एक ना एक दिन आपको 8वीं सूची में, संविधान की 8वीं सूची में इस भाषा रूप को अवश्य ही स्थान मिलेगा। लेकिन प्रश्न उठता है कि हम साहित्य की हर विधा में जो है वो रचनाएं दें, हम इसके भंडार को, हमारे हिमाचली साहित्य के भंडार समृद्ध करें ताकि गर्व से हमारे जो प्रतिनिधि हैं सरकार के वो भी कह सकें कि हमें गर्व है पहाड़ी पर। अच्छा, मुझे बड़ी प्रसन्नता यहाँ कहने पर कि हिमाचली कांगड़ी में हमारे संसार प्रभाकर जी ने महाकाव्य जो था माया उसकी रचना की, लेकिन उसके बाद ना तो कोई खंड काव्य आ सका क्योंकि खंड काव्य शेष अवस्थी जी ने घाघरा भूलिया दिया, लेकिन उसके बाद खंड काव्य नहीं आ पाए हैं क्योंकि आने चाहिए। हमारे सुरेश भारद्वाज जी ने
अच्छा खंडकाव्य लिखा है, वो विधाई के पात्र है। लेकिन जितने आने चाहिए, इसकी सृजना होनी चाहिए खंड काव्यों की, महाकाव्यों की, क्योंकि किसी भी भाषा का मूल्यांकन जब होता है तब यही प्रश्न उठता है कि इसमें कालजयी क्या रचना हुई, कौन सी ऐसी रचना है जो कालजयी है, जो हर काल में जिसका जो संदर्भ हो, हर काल में जिसकी सार्थकता हो, वो रचना। तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा और चाहूंगा जितने भी हिमाचली में जितने भी सृजक हैं, रचनाकार हैं, उनसे मेरा निवेदन यही रहा है रहेगा कि वो अपने अध्ययन और अपने चिंतन के माध्यम से ऐसी रचनाएं करें जो कि हमारे हिमाचली के साहित्य के, हिमाचली के गौरव को जो है वो ऊंचे स्थान पर ले जाएं। और मैं आशा करता हूं कि हमारे प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं तो उनके मन में ऐसा नहीं है कि साहित्य और भाषा और संस्कृति के प्रति कोई अनुराग नहीं है, लेकिन हो सकता है कि व्यस्तताओं के कारण वो हम लोगों से रूबरू नहीं हो रहे हैं। लेकिन संभावना तो रहेगी कि हम शीघ्र ही किसी न किसी मंच पर अवश्य मिलेंगे और उनसे बात करेंगे। और जहाँ तक हमारे अकादमी के सचिव हैं तो उनका तो मैं जो भी वो कई बार चर्चा करते हैं मेरे से, पूछते भी हैं और हम अपने सुझाव भी देते हैं, तो वो उनको क्रियान्वयन करने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ डॉक्टर करम सिंह जो है वो बधाई के पात्र भी हैं और उत्तरोत्तर उनमें ऊर्जा भी है, वो रहनी चाहिए। लेकिन एक मेरा अनुराग आग्रह उनसे रहेगा कि प्रकाशनों की ओर जो है वो अधिक ध्यान दें, और खास करके हिमाचली प्रकाशन, कविता में भी नए प्रकाशन आने चाहिए, कहानी में भी नए प्रकाशन आने चाहिए, एकांकी में भी आए, उपन्यास किसी ने लिखा है तो उसको भी कहा। खास करके अनुवाद, अनुवाद का जो है वो बहुत बड़ी कमी है। अनुवाद जो है वो किसी भी भाषा को बहुत दूर ले जाता है। अब हिमाचली में क्या लिखा जा रहा है, लोग ये कहते हैं यार कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही यहाँ गप्पे शप्पे मारते हैं, ये हिमाचली कभी ऐसे ही है, ऐसे कुछ नहीं। अरे वो ठीक कहते हैं ऐसे, क्योंकि वो उसको पढ़ते ही नहीं है, उसका उनको ज्ञान ही नहीं है, ना तो भाषा का ज्ञान है। जब भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो भाव का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि हिमाचली की जो अच्छी रचनाएं हैं, भाषा विभाग और प्रदेश की अकादमी उनका अनुवाद कराए, चाहे वो अंग्रेजी में हो बहुत बढ़िया, हिंदी में हो और भी अच्छा। मैं ये कहना चाहूंगा अगर टैगोर की गीतांजलि बंगला में ही रहती तो शायद उसको नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता, उसका ट्रांसलेशन हुआ तो मिल गया। अगर उसमें जयशंकर प्रसाद की कामायनी का अनुवाद हुआ होता तो शायद जयशंकर प्रसाद को मिल जाता। तो अनुवाद एक भाषा से दूसरी भाषा में हो, और खास करके उस भाषा का, उन भाषाओं का जिनका लोगों को बोध नहीं है, जो समझ नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, उनको अगर ट्रांसलेशन के माध्यम से आगे पाठकों तक पहुंचाएं तो बहुत ही अच्छा, ये बड़ा श्रेष्ठ कार्य है, इसको करना चाहिए समय रहते। बहुत बढ़िया सर, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप महाविद्यालय धर्मशाला में रहते, एमए हिंदी के बाद एचपीयू रीजनल सेंटर धर्मशाला में, और कुछ समय पहले आप हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में भी अतिथि संकाय में रहे। आपके साथ शोधार्थी भी जुड़े होंगे, कुछ नाम यदि याद होंगे तो आप बताएं। हाँ, ऐसा है कि धर्मशाला रहते हुए एक तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि वहाँ के जो आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल शर्मा जी, उनका भी मैं बहुत आभारी हूँ। हिंदी विभाग की चंद्रकांत जी, और आप भी हिंदी विभाग में उस वक्त रही वहाँ, तो मैं आप सबका ये कहना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छा आप लोगों के साथ मिलकर के मैंने सीखा। और वहाँ के जो वीसी हैं हमारे डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी, मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे रीजनल सेंटर में भी काफी समय एक साथ काम करने का मौका दिया। और जब वो यहाँ पर आए हमारे केंद्रीय हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में, तो मुझे भी 2 बार पहले शाहपुर कैंपस में और फिर मैं धर्मशाला में, पिछले साल भी धर्मशाला में जाता रहा 2-3 महीने। तो उस समय मैं ये कहूँगा कि भारत मेरे नाम पर बहुत चढ़ा रहा जब भी, क्योंकि मुझे अंतिम समय में जब काम करने का मौका मिला
तो भरत जो था वो PhD का विद्यार्थी था, तो उसको पढ़ाने की समस्या थी, तो मुझे आग्रह किया गया कि आप वहाँ आए, तो मैं मिलता रहा। तो ठीक है, मैं एक कहना चाहूंगा कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय में मैंने एक बात देखी है कि वो शोधार्थी चाहे हिंदी के थे चाहे अंग्रेजी विभाग के थे, मिलते रहे मुझे नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं, पालतू से एक लड़की और भी दूसरे। तो मैं देखता हूँ कि उनमें एक बड़ी जिज्ञासा होती थी मिलने की, और बड़ी एक जिसको कहते हैं कि सम्मान देने की भावना। हालांकि मैं तो बड़ा अस्थायी रूप से वहां पर था, लेकिन वो वहाँ के विद्यार्थी जो भी मुझे मिलते, चरण छूते थे, बहुत अच्छे ढंग से मेरे से प्यार से बात करते थे। कई बार मुझे जैसे बस में उतरने में, उनकी में या कहीं आने जाने में थोड़ी सी होता था, तो वो सहारा देते थे। तो मैं समझता हूँ कि आपका वहाँ का जो स्टाफ रहा है, वहाँ के जो विद्यार्थी रहे हैं, उनमें जो एक विद्यार्थी का एक विशेष गुण होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि सद्भाव होता है, समता का भाव होता है, एक जिसको कहते हैं आदर का भाव होता है, एक गुरु के प्रति दृष्टिकोण होता है, उसका विकास वहाँ हुआ है, होता है, होता रहेगा, ये मैं ऐसा संभावना करता हूँ। तो मैं, जहाँ तक मेरा जो है वो राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धर्मशाला में रहने का, काम करने का जो समय था वो बहुत लंबा रहा, क्योंकि मैं जो है वो 77 से लेकर के वहाँ हिंदी विभाग 77 में रहने का शुरू हुआ था, तब से मैं वहाँ पर था। तब से हमारे स्वर्गीय डॉक्टर पीयूष गुलेरी मेरे साथ ही रहे। आजकल हमारे जो मेरे गुरु भी रहे हैं, डॉक्टर वेद प्रकाश अग्नि जी, वो हमारे अध्यक्ष रहे हैं वहाँ पर। कमला महेश्वरी जी, वहाँ डॉक्टर कमला महेश्वरी साथ थी, डॉक्टर ओम अवस्थी मेरे साथ वहाँ पर रहे। और वहाँ पर जो प्राचार्य रहे, चाहे वो आदरणीय पी शर्मा जी, परमानंद शर्मा जी का व्यक्तित्व मुझे बहुत प्रभावित करता है। वो अंग्रेजी के प्रोफेसर होते हुए भी हिंदी में बहुत ही बढ़िया रचनाएं करते थे। वो संस्कृत के अच्छे विद्वान, और उन्होंने हिंदी में इतना अच्छा स्थान, हरियाणा के वो राजकवि भी रहे, और हमारे धर्मशाला में रहते पिछले भी काल तक मैं उनके साथ रहा। बड़ा उनका जीवन बड़ा सहज, बड़ा सादा देखा मैंने। ऐसा ही स्वभाव मैंने डॉक्टर अग्नि जी का देखा, किसी प्रकार का कोई दम्भ नहीं, किसी प्रकार का नहीं। और उस समय हमारे कॉलेज में तो जैसे अंग्रेजी में प्रोफेसर रेजा थे, हमारे और दूसरे कहते हैं कि लोग थे जो नाटक में भी काम करते थे, बड़े एक मंच पर बैठते थे, किसी प्रकार का कोई नहीं था, और हर समय एक दूसरे को सीखने का जो भाव रहता था, ये बहुत बड़ा था। यही भाव हमारे विद्यार्थियों में भी रहा उस काल खंड में। और मुझे बड़ा गर्व है कि आजकल जैसे अनूप सेठी हमारे MA का पहले सत्र का पहला विद्यार्थी था, और आज वो एक बहुत बढ़िया हिंदी का जो है वो अच्छे कवि हैं, और मुंबई में वो रहते हैं। और उसी प्रकार एक और लड़का जिसका नाम है योल था, वो तो आजकल शायद रशिया वगैरह में रहता है, हमारे JNU में वो प्रोफेसर रहे हैं। इस पर बहुत अच्छे, एक विद्यार्थी नहीं, बहुत सारे विद्यार्थी और बहुत सारे लोग जो है वो आज भी मिलते हैं, हमें उसी भाव से देखते हैं, उसी आदर भाव से देखते हैं। तो मैं उनके प्रति बहुत ही आभारी हूँ। और खास करके मैं कहूँगा कि एक हमारे मित्र रहे वहाँ दफ्तर में, करमचंद श्रमिक, जो क्लर्क थे, लेकिन वो कवि थे, कहानीकार भी थे। तो मैं अक्सर जब रिसर्च होती थी या जब मुझे टाइम मिलता था, मैं उनके पास बैठता था, हम लोग इकट्ठी चाय पीते थे। कुछ लोग कहते भी थे कि भाई आप लोग तो प्रोफेसर हैं और इनके साथ बैठना अपना। मैंने कहा भाई यही तो हमारे दृष्टिकोण में अंतर है, व्यक्ति तो व्यक्ति होता है, लेखक तो लेखक होता है, चाहे वो कोई भी है। इसलिए हमें सहज होकर के रहना और जीना चाहिए। और एक लेखक के लिए तो मैं समझता हूँ कि एक जो जीव का छोटा छोटा अंश जो है वो भी उसके लिए प्रेरणा स्रोत हो जाता है। इसलिए उसमें तो हम भाव होना ही नहीं चाहिए, समता भाव होना चाहिए। तो मैं उन सभी को याद करता हूँ। और कॉलेज में रहते रहते वो एक प्रशासक यहाँ के हुए हैं, उनका भी मैं स्मरण करना चाहूंगा, और उनका नाम था महाराज कृष्ण कौर। MK कौर के नाम से लोकप्रिय प्रशासक, डिप्टी कमिश्नर धर्मशाला थे उस समय हमारे, जिन्होंने हमें बहुत बड़ा आदर दिया, बहुत स्नेह दिया। और कांगड़ा लोक साहित्य परिषद को प्रोत्साहित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान। जमाकड़ा को
अगर मैं समझता हूँ कि प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई.एस. परमार और उनके कबीना मंत्री, संस्कृति मंत्री लालचंद प्रार्थी जी के साथ अगर मेरा मेल कराया उन्होंने, तो मैं समझता हूँ उसके लिए वो बड़े हमारे लिए प्रेरक भी हैं। जो कि जो 7th एनुअल मीट थी धर्मशाला में पुलिस ग्राउंड में, तो उस समय मुझे उन्होंने कहा कि अवश्य भीमाकड़ा का प्रदर्शन करना है। तो मेरे मित्र हैं कमला मीरपुरी जी, जिनका मैं बहुत ऋणी हूँ, तो मेरे बहुत ही बड़े पक्के साथी तब भी और आज भी हैं। वो हमारी कांगड़ा लोक साहित्य परिषद के जनरल सेक्रेटरी भी रहे, आजकल निदेशक। तो ये सारे के सारे लोग मेरे लिए मैं समझता हूँ कि अगर मैंने कोई उपलब्धियां की भी हैं किसी भी क्षेत्र में, तो मेरा अकेला उसमें नहीं, मेरे साथ बहुत लोग रहे, चाहे वो प्रकाश प्रेमी है, शेष अवस्थी हैं, प्रेम भारद्वाज हैं, पीयूष गुलेरी जी थे, वर्तमान में डॉक्टर हमारे अपने प्रत्युष गुलेरी जी हैं, और कई लोग हैं जिनके नाम, कितने नाम, बहुत सारे लोग, उनके प्रति मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे शिमला में रहने वाले बड़े मित्रों में ओम प्रकाश सरस्वती, डॉक्टर ओम प्रकाश सरस्वती, इनका मैं बहुत ऋणी हूँ, उनसे मैंने बहुत सीखा। उनसे मैं जब भी वहां गया हूँ, उनके घर पर मैं रहता रहा, उनका पुस्तकालय, उनके साथ संवाद, उनके साथ चर्चाएं, ये बड़े तब से जब वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनकर आए थे तब से लेकर, तो बहुत अच्छी घटनाएं हमारी जीवन में रही हैं, जिन्होंने हमें बहुत बढ़िया किया है। एक घटना और प्रश्न कोई है तो? हाँ सर, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि कांगड़ा लोक साहित्य परिषद के संस्थापक के रूप में कौन सी महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य हुए हैं? ऐसा है कि कांगड़ा लोक साहित्य परिषद की स्थापना 1973 में हुई और 74 में जो है वो हमने मंचीय प्रदर्शन के कार्यक्रम शुरू किए। तो सबसे पहले उस समय हमारे मन में जो एक बात आई वो यही थी, क्योंकि हम लोग हिमाचल, ओल्ड हिमाचल के साथ मिले थे। उस समय दो शब्द बहुत प्रचलित थे, नया हिमाचल, पुराना हिमाचल। नया हिमाचल और पुराना हिमाचल में सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत सारी बातें, भाषाई की दृष्टि को लेकर बहुत सारी बातें, राजनीति को लेकर बहुत सारी बातें हो रही थी। तो उस समय हमारे मन में वो एक संकल्प था कि, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ एक प्रसंग बड़ा रोचक है, वो उसको संक्षेप में कहूंगा कि जब हिमाचल और नया और पुराना मिला तो शिमला में एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ पंचायत समिति के सदस्यों, मैं और पीयूष गुलेरी, हम दोनों को यहाँ रैत में जो पंडित थे चेयरमैन ब्लॉक के, वो हम दोनों को ले गए वहां पर। और ये मैं बात कर रहा हूँ 1966 की। तो आप देखिए उस वक्त हमारी उम्र क्या थी। तो रात को हम शिमला में पहुंचे, सुबह जब हम जागे तो 8-9 बजे यूथ क्लब में हम ठहरे थे, तो वहां पर सुबह सारे उन अतिथियों से मिलने के लिए डॉक्टर वाई.एस. परमार और लालचंद प्रार्थी जी अपने और मित्रों के साथ, सहयोगी मंत्रियों के साथ वहां मिलने के लिए आए, सबके साथ। तो मिलते मिलते हमारे कमरे में पहुंच गए, तो हम दोनों वहां खड़े थे, तो बाकी तो सारे तो अपनी अपनी आयु के थे, लेकिन हम दो बड़े युवा थे। तो उन्होंने प्रश्न किया डॉक्टर वाई.एस. परमार ने कि ये दोनों भी पंचायत समिति के सदस्य हैं? तो पंडित बख्शीराम जी ने कहा नहीं नहीं सर, ये हमारे ब्लॉक के कवि हैं। वो एकदम बस उनको कहने दीजिए, और प्रार्थी जी ने एकदम जोर से हंसी की, कहते कवि, हाँ ये तो बहुत अच्छा हुआ, संयोग है। और वो इतने प्यार से मिले, डॉक्टर वाई.एस. परमार ने भी इतने अच्छे ढंग से हम दोनों से बात की। और वहां पर असिस्टेंट डायरेक्टर खेड़ा, उस समय के रेडियो स्टेशन के, तो उन्होंने कहा खेड़ा, इनको भाई देखो उधर जो है वो कल रेडियो स्टेशन में बुलाओ और इनकी कविताएं रिकॉर्ड करो। और देखिए वो समय था हमारा आकाशवाणी शिमला के साथ जुड़ने का और हिमाचल की राजनीति के साथ जुड़ने का। मैं और पीयूष गुलेरी जो है वो जब तक मैं कहता हूँ वही परंपरा आती है, प्रत्येक राजनीतिज्ञ जो भी है प्रदेश का, वो हम दोनों से परिचित रहा और आज भी है, सम्मान देता है, हम लोग आगे बढ़े हैं। तो कांगड़ा लोक साहित्य परिषद का जो बात चल रही थी, तो प्रसंग ये है कि वो जो मैंने पहले कहा कि M.K. कौर ने धर्मशाला में प्रदर्शन कराया, और उस प्रदर्शन में जो था वो पुलिस ग्रुप में
पुलिस की एथलेटिक मीट में हो रहा था, उनके वो क्लोजिंग सेरेमनी थी, तो उसमें मुझे बड़ी मुश्किल से आईजी साहब ने 5 मिनट दिए थे कि केवल 5 मिनट ले लें आपने, उससे ज्यादा हमारे पास समय नहीं है। लेकिन जब हमने नेटिव मिडिल स्कूल की लड़कियों के माध्यम से जो भाखड़ा का प्रदर्शन और दूसरे यहाँ की जो सांस्कृतिक झलकियां थी वो दी, तो हमने लगभग 37 मिनट हमने कार्यक्रम दिया। और जमाल साहब जब आए स्टेज पर, उन्होंने उसी बात को अपने उसमें संबोधन में लिया कि वो कहते हैं कि यहाँ की भाषा, हमारी उधर की भाषा, ऊपर की भाषा में भेद, ऊपर की संस्कृति में कहाँ भेद है, यहाँ हम भी नाचते हैं, यहाँ के लोग भी नृत्य कर रहे हैं, देखो कितना सुंदर नृत्य किया। और वो 4 दिन यहाँ कांगड़ा में घूमे और उसी बात को लेकर के वो चर्चा करते रहे कि हिमाचल में किसी प्रकार की न भाषा का भेद है, न संस्कृति का भेद है, न लोगों में भेद है। ठीक है, भेद है तो केवल मात्र हमारे सोच का। इसलिए अपनी सोच को मिटाइए और एक हो जाइए, विशाल हिमाचल, एक हिमाचल की बात करें। तो मुझे गौरव से कहने का भी यहाँ पर अवसर है कि आप देखिए 2 महीने के बाद मिडिल स्कूल नेल्टी की लड़कियों को थिएटर, जो हमारा शिमला गेटी थिएटर है, जहाँ पर चिड़ी नहीं भटक सकती बगैर परमिशन के, हमारे इस गांव की लड़कियों को झमाकड़ा प्रदर्शन के लिए भाषा विभाग के माध्यम से वहां बुलाया गया और लड़कियों ने वहां वो प्रदर्शन किया। और उस समय भी प्रदेश के गवर्नर लड़कियों से मिले और उनको बहुत बड़ा उन्होंने जो है वो सराहा। और तब से लेकर के निरंतर जो है वो झमाकड़ा, और आज तो झमाकड़ा हमारे प्रदेश का एक लोकप्रिय जो है वो नृत्य बन गया। कांगड़ा का एक प्रतिनिधि महिला लोक नृत्य है जिसको अपना उत्सव में, हिमाचल उत्सव में और उसके बाद ट्रेड फेयर के माध्यम से वेस्ट जर्मनी में और इंग्लैंड में भी ले जाने का प्रदेश के माध्यम से मौका मिला। मैं बहुत आभारी हूँ प्रदेश सरकार का भी कि उन्होंने हिमाचल के इस भूभाग कांगड़ा के इस महिला लोक नृत्य को इतना अधिमान दिया, इतनी पहचान दी, इतना प्रोत्साहन दिया। आज बहुत सारे दल जो है वो झमाकड़ा के जो है वो काम कर रहे हैं और अपनी संस्कृति को न केवल प्रदेश में बल्कि देश में और विदेश तक पहुंचा रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे लोक वाद्यकार, हमारे लोक नाटककार इसी लोक साहित्य मंच के माध्यम से न केवल हिमाचल में, न केवल पंजाब चंडीगढ़ में, बल्कि कोयम्बटूर तक जो है सुरभि जो चैनल था उसके माध्यम से पहुंचे। तो मैं गौरव से कहता हूं कि जो संकल्प मेरे मित्रों ने, हमने इकट्ठे होकर कांगड़ा लोक साहित्य परिषद के गठन पर यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भाषा, यहाँ के लोकाचार को प्रचलित करने के लिए थे, उनके लिए हम लोग सफल हो रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है, आपने प्रश्न किया है कि किन किन प्रोजेक्ट्स पर काम किया, तो मैं बताना चाहूंगा कि अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट्स हैं। देखिए, एक ये था कि वॉल पेंटिंग्स इन द टेम्पल्स ऑफ कांगड़ा। कांगड़ा के जितने मंदिर हैं, खास करके कमटाल का मंदिर, नूरपुर का मंदिर, कांगड़ा का मंदिर, और वहां पर आप लीजिए जो है वो क्या कहते हैं डाडा सीपा का मंदिर और सुजानपुर का मंदिर, उन पर बहुत सुंदर जो है भित्ति चित्र बने हुए कांगड़ा चित्रकला में। इनको हमने इन जो है 2 सीरीज में बताया है, लेकिन बहुत व्यापक काम किया है। उस समय के जो हमारे जिला भाषा अधिकारी जो आजकल हमारे सहायक निदेशक हैं भाषा विभाग में, वो भी हमारे साथ रहे हैं। हम उनके भी बड़े धन्यवादी हैं कि उन्होंने काफी सहयोग दिया। हमारे सूर्यवंशी जी ने, त्रिलोक सूर्यवंशी जी ने। तो इसी प्रकार से एक और काम हमने किया, कांगड़ा में चंद्रावली नृत्य होता है एक लोग, हमारे विशेष प्रकार के जाति के लोग जो है इस नृत्य को करते थे सर्दी के आरंभ होने पर। तो मैंने इसमें इस प्रोजेक्ट के माध्यम से भी संगीत नाटक अकादमी के माध्यम से है। इस प्रकार से हमने 12 मासा लोक गायन की परंपरा हमारी है, इसको भी हमने जो है वो संगीत नाटक अकादमी के माध्यम से जो है वो हमारे इसमें कम अमीर बहुत बड़े सहयोगी रहे सारे सर्वेक्षण और दस्तावेजीकरण में। तो इस प्रकार से अगर हम और आगे बढ़े तो जो भी गायन जो है बहुत सारा लोकप्रिय गायन, यहाँ के प्रताप शर्मा जो कि बहुत बड़े लोकप्रिय वो जो है वो जो दे चीला दे
डालू जीना कांग्रेस इन्होंने गाया और लोकप्रिय हुए, उनको लेकर के। और जितना भी हमारा झूठी गायन और पखड़ू गायन, वो देखिए इसमें हमने ये किया है। इसी प्रकार से लेखनों की परंपरा बहुत है हमारे क्षेत्र में, जो फ्लोरल ड्राइंग्स कहते हैं हम लोग, पर्व के आरंभ पर ये लेखन होता है। मैंने इसको भी ये सारी योजनाओं को हमारे ले जाने की यही थी कि समय के साथ ये चीजें जो है ये सारी की सारी भूली जा रही है। ढोलरू गायन है, ये चैत्र गास में ये विशेष प्रकार के लोग, जाति के लोग इसको गाते हैं। तो मैंने पूरे ही कांगड़ा का सर्वेक्षण किया, कानपुर, कांगड़ा मध्य और नूरपुर तक का और लोअर बटियात का क्षेत्र जो है, इसमें हमने इसको देने का प्रयास किया। साथ साथ ये भी हमने इसको निकाला और साथ ही साथ इसमें हम लोग एक पुस्तक भी इस सारे सर्वेक्षण की हमने ये निकाली ढोलरू के ऊपर। तो ये काम जो था हमने अपनी योजनाओं के अंतर्गत किया। और एक महत्वपूर्ण योजना हमारे पास आई थी प्रदेश भाषा कला संस्कृति विभाग की ओर से, जिला भाषा अधिकारी के माध्यम से हमने कांगड़ा के जीवित स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर जो है ये फिल्म बनाई। और इसमें हमने पूरे हिमाचल में कांगड़ा में गांव-गांव में जाकर उनकी तलाश की और उनके साथ जो संवाद किए हैं ये भी बड़ी पॉपुलर हुई है। लोगों ने इसके लिए हमें बहुत धन्यवाद दिया है। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारी ढेरों योजनाएं हैं। देखिए ये ऐसे ही हमारी गायन है, उसके ऊपर हमने इसका काम किया। ये देखिए कि ये हमारा जन्म गीतों के गायन पर हमारा काम है। और ये देखिए ये चंद्रौली लोक गायन का है। इसके और आप और देखिए कि ये लोकवाद्य हैं कांगड़ा और चंबा के, इनको हमने काम किया है। इसके साथ आप देखिए कि ये जो हमारे ये लोकवाद्य खासकर ये चंबा और इसके क्षेत्र के हैं। इसी प्रकार से हमारा ये जो भगत थिएटर है इसको भी हमने इसमें करने का कोशिश की। और एक मैंने नाटक लिखा था राम कहानी, और इसको हमने NZCC के माध्यम से युवाओं में, आज के जो बच्चे हैं उनमें भगत लोक नाट्य का जो शैली है उसमें अभिनय और कैसे किया जा सकता था। तो मैंने एक राम कहानी जो है वो भगत, पूरी भगत लिखी राम कहानी में, और वो जो है वो इसमें हमने उसको प्रदर्शन भी किया और उसका मेंशन भी किया और ये कार्ड भी मैंने रखी है। इस प्रकार से जो है वो हमारे एक और हमारे चैत्र गायन में हमारे नवरात्रा पूजन होता है, रड़ी पूजा होती है। तो ये सारा का सारा गायन जो है वो भी हमने संगीत नाटक अकेडमी के माध्यम हमने जितने भी ये 13 प्रोजेक्ट्स जो किए हैं, इनमें 12 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो संगीत नाटक अकेडमी के हैं। और एक जो हमारा प्रोजेक्ट है वो जो है वो लिखूं ना अपने ढोलरू का, ये हमारे संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से हमें हुआ है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस बात की कि मैं मतलब इनको कर सका हूँ सारे बातों को, सारी बातों के लिए। मैं आपको दिखाना भूल गया, ये थी हमारी वो जो NBT से प्रकाशित अंग्रेजी में विराट पांडे ने इसका अनुवाद किया। और ये पुस्तक है मेरी वो हिमाचल के लोकगीत, कई बार कहते हैं ना कि ऐसे ही कहा जा रहा है कि शायद लिखा हो नहीं लिखा हो, और देखो ये हिमाचल की लोक संस्कृति और साहित्य इसका अनुवाद जो है उड़िया में भी है, ये उड़िया में प्रकाशन है। देखो ऐसे ये पंजाबी में भी हुआ है, डॉक्टर शहरियार ने इसका किया हुआ है। तो हम कुल मिलाकर के ऐसा कहना चाहेंगे। और ये मैं पुस्तक आपको नहीं दिखा पाया, ये मेरा प्रथम शोध प्रबंध जो कि मैंने बताया वहां से गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में मुझे हुआ, कांगड़ा के लोकगीत साहित्यिक विश्लेषण और मूल्यांकन, ये 1974 में, और ये है ना, और ये 1982 में छपा था। तो इस प्रकार से ऐसा है डॉक्टर आशा के हमारे काम जो है वो बढ़ते चले गए हैं। आपने पूछा कि परिषद के माध्यम से आपने और क्या काम किया है। ये देखिए ये है परिषद के माध्यम से मिंजरा, यहाँ के कवियों का हमारी कांगड़ी में कविताओं का संकलन। फिर देखिए ये आस पास ये हिंदी कविता संग्रह है, ये भी परिषद का प्रकाशन है। इसके बाद देखिए सहज कहानियां, इसके संपादक मुख्य संपादक डॉक्टर सुशील कुमार पुल, और उसके बाद मेरा नाम है शम्मी शर्मा और शेष अवस्थी, ये हमारा संपादक मंडल था। ये भी कहानी संग्रह जो है वो परिषद का रहा। और उसके बाद मैंने एक और परिषद का संग्रह छापा
कहानियों का बदल गए मौसम। तो इस प्रकार से परिषद जो है वो हर माध्यम से जो है वो प्रयास करती रही है उनका। और ये प्रोजेक्ट्स में जो मैंने ये अकादमी का जो प्रोजेक्ट किया था उसका संक्षिप्त रूप मैंने इसमें दिया था, ये हिमाचली ग्रामीण रंग यात्रा। और तराशा के एक हमने ये कौन अकादमी का ये प्रोजेक्ट था, ये था कि हिमाचल की जनजाति गति, देव परंपरा और संस्कृति। तो इस प्रकार से ये कार्य जो है वो हमने करने का प्रयास किया है बहुत जितना बढ़िया हमारी सर, क्षमता। आपने बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं। और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि नई शिक्षा नीति में स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता देने की घोषणा की है, और इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले मैं बात करूं तो मैं ये आपको दिखाना भूल गया, ये मेरी वो है, चिड़िया कहाँ खो गई तू है। ये कविता संग्रह बाल कविता के ऊपर आपने प्रश्न शायद नहीं किया, तो मैं जोड़ा कि मैंने बाल साहित्य भी लिखा है, इसमें बाल कहानियां भी हैं। और ये बाल कविता संग्रह मेरा अभी जो है वो 2 महीने है आया है। तो अब इस प्रकार से ये पोती कह रही है 50वीं पुस्तक, ये देखती रहती है मेरे साथ सहयोग की है संस्कृति। तो आपने जो प्रश्न किया है बड़ा सामायिक प्रश्न है, और इस पर मैं कहता हूँ कि जो हमारी केंद्र सरकार है और विशेष करके हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, बधाई के पात्र हैं, सराहना के पात्र हैं, जिन्होंने नई शिक्षा नीति में प्रादेशिक भाषा जो है वो महत्व जो है वो आंका है। और इसमें ये कहा गया है कि अगर हमें शिक्षण में प्रादेशिक भाषाओं का जो है वो प्रयोग किया जाए, उसको अगर उसमें लिया जाए, तो हमारा जो एक कह सकते हैं कि शिक्षा का या ज्ञान का जो हम लोग संप्रेषण करते हैं उसका तुरंत ग्रहण जो है वो बच्चों के द्वारा हो सकता है। ये बात मैंने अपने अनुभव से भी ग्रहण की है। उसी के आधार पर कहना चाहूंगा, मैं आपको पता है कि 1957 में प्राइमरी टीचर बना, और 1967 तक मैं न 66 तक तो प्राइमरी टीचर रहा। फिर मैं टीजीटी हो गया तो हाई स्कूल में रहा। उसके बाद मैं स्कूल लेक्चरर हो गया तो मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चला गया। उसके बाद पीएचडी कर ली तो मैं कॉलेज में चला गया, फिर बीएड कॉलेज में धर्मशाला में 3 साल बीएड के छात्रों को, और विशेष करके उस कालखंड में मुझे तिब्बतियन स्टूडेंट्स को जो है वो पढ़ाने का मौका मिला, जो अपने विलेजेस में पढ़ाते हैं, क्योंकि वो विलेजेस कहते हैं स्कूल्स को, तो वहां पर वो पढ़ाते थे, तो उनको अवसर मिला। उसके बाद मैं फिर जो है वो अंडर ग्रेजुएट्स को पढ़ाने लगा, और फिर वहीं जब वो स्नातकोत्तर कक्षाएं शुरू हो गई एमए हिंदी की, तो मैं स्नातकोत्तर उससे जुड़ गया। फिर स्नातकोत्तर और इसी बीच में जुड़ा अपने विद्यार्थियों से, शोध विद्यार्थियों से। तो आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि मैंने 15 एमफिल के स्टूडेंट्स को गाइड किया है, और 3 मेरे पीएचडी के विद्यार्थी हैं, जिनमें हमारे डॉक्टर प्रेम भारद्वाज, और उसके साथ हमारे जो है वो एक जिन्होंने दुष्यंत कुमार की जो गजल साहित्य उसको काम किया, वो आजकल प्रिंसिपल है एक स्कूल में, तो उन्होंने काम किया। ऐसे ही हमारे तीसरे छात्र जो संगीत के प्रोफेसर रहे, तो वो रहे। तो को गाइड तो मैं पता नहीं कितने लोगों का रहा, चाहे वो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय है, चाहे पंजाब विश्वविद्यालय है, चाहे वो आपका रोहतक विश्वविद्यालय है। वहाँ के जो भी छात्र लोक संस्कृति, लोक साहित्य, लोक संगीत को लेकर के काम करने के लिए वहाँ थे रजिस्टर होते, वो मेरे पास जरूर पहुँचते, और मैं उनको अपनी क्षमता के अनुसार, अपने समय के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार उनको भी जो है वो मार्गदर्शन का करता रहा। तो मैं जो शिक्षा नीति की बात कर रहा था और जो अनुभव मैंने अपना आपको ये सारा बताया है, वो उसमें मैं एक ही निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि इसमें 2 राय नहीं कि अगर हम ज्ञान के संप्रेषण के लिए अपनी
मातृभाषा, अपनी बोली पर, अपनी जन भाषा पर आते हैं, उसको अपनाते हैं, तो हम ज्ञान के संप्रेषण में अधिक सफल हो जाते हैं। और आपको स्मरण होगा कि महात्मा गांधी ने भी जो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति की बात की थी, उन्होंने भी अपनी भाषा को ज्यादा तरजीह दिया था कि जितनी बात अगर हम अपनी भाषा में करेंगे, आम आदमी उसको समझने में उतना ही जल्दी और तुरंत जो है वो सक्षम होगा। अगर हम हिंदी में और अंग्रेजी में बात करेंगे तो ज्ञान जो है वो हमारे बच्चों तक उतना जल्दी नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि मैं कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से निवृत्त होने के बाद भी जो है वो मैंने 2 विद्यालय भी आरंभ किए। आपको ये बताना देना चाहता हूँ कि वो 2 विद्यालय 1980 में शुरू किया था, एक 1982 में शुरू किया, और आज भी चल रहे हैं। तो आज भी जब भी मुझे फुर्सत मिलती है तो मैं बच्चों के साथ जुड़ता हूँ, छोटे बच्चों के साथ खेलता हूँ, डांस करता हूँ, कभी उनके नाचता भी हूँ, गीत भी गाता हूँ, मुझे बड़ा आनंद आता है। लोग मुझे पूछते हैं कि आप इतने स्वस्थ क्यों रहते हैं? मैं कहता हूँ नो डाइट, माई डाइट ओनली चिल्ड्रन, सिट, डांस, चैट, ये जो है बच्चों के साथ करना, ये हमारी सबसे बड़ी टॉनिक है। इसलिए मैं ये कहूंगा वो बधाई के पात्र है सरकार, और वो भी हमारे जैसे, मैं कल परसों अपने प्रदेश के शिक्षा मंत्री का भी बयान पढ़ रहा था, उन्होंने भी कहा है कि हम अपनी प्रदेश की जो भाषा है, प्रदेश की जो बोलियां हैं, उनको भी विकसित करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, और शिक्षा नीति में अपनी जो भाषा है उसका भी जो है वो उपयोग करने की बात, उसको भी लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा है, क्योंकि शिक्षा का जो मूल अर्थ होता है, बच्चों को शिक्षित करने का मूल अर्थ यही होता है कि हम जो ज्ञान, जो सोच उसमें विकसित करना चाहते हैं, उस तक उसके मस्तिष्क में डालना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं, उसका माध्यम सक्षम माध्यम क्या है, और वो सक्षम माध्यम उसकी मातृभाषा है। पति बोले दूध बोली, जिसको दूध, माँ के दूध उसको भाषा मिलती है, वो सबसे बड़ी, उसको ज्ञान ग्रहण करने में सबसे तुरंत और बहुत बढ़िया, अच्छी बहुत बढ़िया सर। प्रश्नों की श्रृंखला तो बहुत लंबी है, लेकिन समय का अभाव भी है, तो हम कितना मुझे लगता है अब हमें यही प्रोग्राम देना चाहिए। और मैं अंत में बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सर आपका, कि आपने अपना कीमती समय देकर अपनी ज्ञान विभा से हमारा ज्ञानवर्धन किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मैं बहुत धन्यवाद, आदरणीय दर्शकों का भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि वो हमसे जुड़े रहें, और अकादमी के सभी सदस्यों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ शुभ रात्रि।